यस चल गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज ये भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज जो कि चल रही है फिलहाल एस्टेट स्पेशल, बट एस्टेट कहने में है, आप सीटेट दे रहे हो, आप यूपी टेट दे रहे हो, आप आरपीएससी दे रहे हो, आप पंजाब टेट दे रहे हो, आप उत्तराखंड टेट दे रहे हो, कोई मर्जी टेट दे रहे हो, जहां पर सीडीपी साइकोलॉजी आती है, ये सीरीज हर उस टेट एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है भाई, चलो। हम 2021 का पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर्स मैंने करवा दिए हैं। आज हम लास्ट पेपर डिस्कशन करेंगे पीआरटी, जो बहुत ही आसान सा लगा मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि डिस्कस करवाना ज़रूरी है ना। पीआरटी वाले नाराज़ हो जाते हैं कि टीजीटी पीजीटी पढ़ा के छोड़ देते हो, है ना। तो भाई तुम्हारा भी नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन ईजी है, थोड़ा टाइम कम कंज्यूम होगा इसमें एक्सप्लेनेशन में, तो साथ में हिंदी भी कर लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट है इस वीक पीवाईक्यू को खात्मा कर देना। चलो, तो लेवल 1 2021 का पेपर है ये, ठीक है। 23 22 सब कर चुके हैं हम। तो सबसे पहले इसकी सीडीपी करते हैं। सीधे सीधे उत्तर हैं, बिल्कुल प्यारे से उत्तर हैं। फटाफट ट्राई करें मेरे साथ आंसर देने का, और ये फील करें कि जो आप प्रीवियस कर रहे हो, देखो कैसे एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कोरिलेट होता है। जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो अगली क्लास में क्वेश्चन उसी का एक्सप्लेनेशन में सही मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोशा का शाही धब्बा परीक्षण में काले और सफेद कार्डों की संख्या कितनी थी? तो रोशा का शाही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट हरमन रोशा के द्वारा दिया गया पर्सनैलिटी का प्रोजेक्टिव मेथड था। आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो टोटल कार्ड थे वो 10 थे, जिसमें से मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कई बार बता रखा। देवानंद का एग्जाम्पल देखे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे तो बैन भी लग गया था, आधा हिस्सा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही ले गया था 10 में से। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो कार्ड है वो कितने थे भाई? 5 जो है ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड थे, और 2 कार्ड ब्लैक व्हाइट एंड रेड थे, और 3 कार्ड जो है मल्टी शेड्स थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब भी इस क्वेश्चन को कोई गलत कर रहा, निकम्मे तुम पिटने वाले हो। 36 बार बताया मैंने कि ब्लैक व्हाइट सबसे ट्रेंडी कलर है। देवानंद पे बैन लग गया था उस जमाने में, और तो आधा हिस्सा तो ब्लैक व्हाइट ही ले गया है। तो आधा हिस्सा मतलब 10 में से 5 तो ब्लैक व्हाइट ही ले गया, 5 रहेगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म से संबंधित कौन सा नहीं है? वॉटसन। आपको पता व्यवहारवाद का फादर वॉटसन कहा जाता है। किसी बच्चे का आया था कि बुक में मैडम आंसर गलत है, तो प्लीज ठीक कर ले, वॉटसन ही रहेगा। व्यवहारवाद के फादर वॉटसन होंगे, कई बार प्रिंटिंग एरर हो जाता है, ठीक है। स्किनर व्यवहारवाद, हल, थॉर्नडाइक, वॉटसन सब व्यवहारवादी हैं, लेकिन सिगमंड फ्रायड आपको पता है व्यवहारवाद से संबंधित नहीं रखते हैं, ये आपके मनोविश्लेषणवाद से संबंधित रखते हैं। तो आंसर डी रहेगा। यस, तो आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। फटाफट करेंगे आज आप आंसर, क्योंकि आज आप फील करोगे हमने 2022 का जो पेपर किया है, 2023 का जो पेपर किया है, और 2021 के टीजीटी पीजीटी करे हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशन में हमने जितनी बातें करी है ना, उन बातों में से ही आज का पेपर है। तो ट्राई करेंगे मेरे साथ आंसर मेरे से पहले करने की। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु को दिखाती है? रट लेना, 6 की 6 अवस्थाएं जो है आपने, 8 की 8 अवस्थाएं, सॉरी। मानव विकास का लाइफ स्पैन कुछ भी कह सकते हो, मतलब मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसकी विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहली अवस्था है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट दूसरी अवस्था है, इसकी चौथी अवस्था है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो कि आपकी चाइल्डहुड के अराउंड आती है, ठीक है। फिर पांचवी आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव पैदा करती हैं, responses that product the satisfying effect in the particular situation became more likely to occur against the situations analyzed learning is given। क्लियर क्वेश्चन दिख रहा है। ये कह रहा है कुछ परिस्थितियां आपको बहुत सेटिस्फेक्शन की संभावना दे देती हैं, और सीखने का कौन सा नियम है? तो सोचो, सेटिस्फेक्शन वाला नियम, संतोष वाला नियम कौन सा नियम है? फटाफट याद करो। संतोष वाला नियम कौन सा नियम है? प्रभाव, सुख और दुख का नियम, संतोष का नियम, सफलता से सफलता आ जाती है, कौन सा नियम है भाई? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। तो आंसर क्या रहेगा? थॉर्नडाइक, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? थॉर्नडाइक रहेगा। हाँ, ये जो मुकुल शर्मा कमेंट कर रहा है, मैम मेरा नाम ले दो। मुकुल, तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जब तू कोई अचीवमेंट अचीव करके लाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बोर्ड पे तुम्हारा नाम तुम्हारी फोटो के साथ चीख चीख कर पुकारा जाएगा। ये है मुकुल, इसने किया है स्टेट में टॉप है। ऐसे नाम लेने का क्या ही फायदा है कमेंट सेक्शन में? नाम तब लेंगे ना जब कुछ अचीवमेंट करोगे, बोर्ड पे फोटो पे छपवाओगे। नाम क्या लूंगी? कम्युनिटी में तुम्हारे नाम चमकाऊंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो स्टार लगा लगा के? आंसर रहा 2।
आगे है, ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। प्रेरणा परबलन हास सिद्धांत, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है, द ड्राइव रिडक्शन, जब भी आपको ड्राइव रिडक्शन शब्द लिखा मिले, ड्राइव रिडक्शन मोटिवेशन, तो ये सीएल हल की है, ठीक है। लेकिन आवश्यकता अनुपूर्ति, वो नीड हायरार्की जो है वो मैस्लो वाली थ्योरी है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि ड्राइव रिडक्शन आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर हल रहेगा, ठीक है, यहां पर आंसर क्या है, हल जो है यहां पर आंसर रहने वाला है आपका सीएल हल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है, देखो सेम क्वेश्चन, अब है ये पीआरटी में, लेकिन अब 2023 का पेपर मैंने करवाया था, उसमें यही सेम क्वेश्चन पीजीटी में डाला हुआ था, ठीक है। हाँ, तो आंसर रहेगा यहां पर हल। पता है कि नाम लेने का मतलब, यदि नाम ले लेके टीचर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब हम अपना और आपका टाइम पास कर रहे हैं, मैं सीधी सी बात बताऊं। नाम लेते हैं वीडियो खत्म होने के बाद, कोई खास बात हो, मजे वाली बात हो, कभी कभी, लेकिन रोज क्लासों में नाम लूंगी तो इसका मतलब मैं तुम्हारा और मेरा टाइम खराब कर रही हूं, और कुछ भी नहीं है। शेल्डन ने सभी मनुष्यों की शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में डिफाइन किया है। शेल्डन ने पर्सनैलिटी के टाइप डिफाइन किया है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक, ठीक है। एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के टाइप को डिफाइन किया है किसने भाई, शेल्डन ने, ठीक है। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड की है। ट्रेड थ्योरी आपकी आलपोर्ट एवं कैटल की है, ठीक है। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपका मैकडूगल से संबंधित है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपका मैकडूगल से है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण व्यू रचना नहीं है। ये कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर सेंटर टीचिंग मैटर, मतलब लर्नर जो अधिगम करता है, जैसे आप है तो आपसे रिलेटेड टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है। तो कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग, बिल्कुल भाई कोऑपरेटिव लर्निंग में आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपसे सेंटर्ड है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते ही दौड़ाते हो, खुरापाती दिमाग के, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड है। प्रोजेक्ट तो भाई तुम्हारा काम है बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट सजा सजा के बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, लेक्चर या फिर व्याख्यान विधि, ठीक है। मुकुल आंसू टपकाने की जरूरत नहीं, मजाक की बात ही पढ़ ले चुपचाप, अब दोबारा कमेंट ना करियो। तो यहाँ पर क्या है, लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेक्चर मतलब व्याख्यान विधि, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर रहेगा 3। चलो नेक्स्ट है, कल ही ये क्वेश्चन सेम हमने पढ़ा था भाई, देखो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पढ़ा था, आज सीधे तरीके से आ गया। पीआरटी है, पीआरटी में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी के अंदर क्या था, इसके 3 तत्वों में से क्वेश्चन पूछ रहा था, पीजीटी के अंदर क्या करेगा, 3 तत्वों को और भी खोल के पूछ लेगा, सेम वही सीन रखता है ये। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया है भाई, जेपी गिलफर्ड के द्वारा। स्टैनफोर्ड ने क्या करा था, बुद्धि मापने का स्केल दिया था, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास उत्पाद है, इतना पुराने जमाने का क्वेश्चन भी पूछ लिया इन्होंने। वृद्धि और विकास, आपको पता आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मिक्स होती है, ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या होती है भाई, मिक्स होता है। क्या आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंटल का क्या होता है भाई, मिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, आपके फिजिकल विकास को कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। तो ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल करता है, आप कैसे ज्योग्राफिकल वातावरण में रहते हो इससे आपका फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब फिजिकल आपके प्रभाव पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। पौष्टिक भोजन, आप कैसा भोजन खा रहे हो उससे तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है भाई। तुम कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना ही कुछ कर लो, तुम्हारा भोजन पे तो कंट्रोल नहीं है। मैं अपने ही एग्जाम्पल देती हूँ, तो तुम चाह के भी वो रिजल्ट नहीं अचीव कर पाते। और मेरी जिंदगी की सोच है यार, यूं थोड़ी ना मरना है, मजे करो जिंदगी, खा लो पी लो, कोई टेंशन नहीं है, एक्सरसाइज रोज करो। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी चीज है जिंदगी में, तो ये आपको करेगा भाई। आपकी ग्लैंड्स तो हैं ही इंपॉर्टेंट, आपकी ग्रंथियां तो हैं ही इंपॉर्टेंट, तो ऑल ऑफ दीज, सिंपल सी बात है, तो सभी चीजें आपको क्या करेंगी भाई, प्रभावित करेंगी। तो ऑल ऑफ दीज रहेगा आंसर। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2022-23 में। तो देखो 21 का पेपर जो बच्चा पढ़ के गया होगा 22 में, तो 22 में देख लो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनेट मोटिव, इनेट जन्मजात मोटिव कौन सा नहीं है। तो सबको पता है भूख, प्यास, पेन, ये सब जन्मजात हैं, आपकी फिजिकल हैं। लेकिन जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, ये आप लोगों में दिखाते हैं, ये आपका इनेट नहीं होता, ये एक सोशल होता है, आपको पता ही है, ठीक है। सेकेंडरी होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो आंसर रहेगा 4, ठीक है, आंसर रहेगा 4।
नेक्स्ट है, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस लेवल पर आती है? सजा से बचना, अरे ये कर लेना मम्मी मारेगी दबा के, तो दंड एवं आज्ञा पालन, है ना। दंड से बचने के लिए बच्चा आज्ञा पालन करता है, तो कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में करता है भाई? अवस्था नंबर 1 में, ठीक है। कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में? अवस्था नंबर 1 में करता है। और अवस्था नंबर 1 कौन सी है भाई? ये है आपकी प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, आपकी पता ही है। कोहलबर्ग के 3 लेवल्स हैं और उसकी 6 अवस्थाएं हैं बाद में आगे जाके। तो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल बीच में है, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, सबके दो दो क्या है, कई बार प्रीवियस सीरीज में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। तो पहली है दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरी है पहली अवस्था में बच्चा या तो दंड के डर से करता है, फिर वो आपको ऑब्जेक्ट, वो क्या साधन सापेक्षता हो जाता है कि भाई तू मेरा कर दे मैं तेरा कर दूंगा, तू मेरा भला कर मैं तेरा भला करूंगा, तो वो वाला चीज है सिंपल। थर्ड में वो अच्छा बच्चा बनने के लिए करता है कि भाई मुझे तो अच्छा बनना, दुनिया क्या सोचती है मुझे कोई टेंशन नहीं है। फोर्थ में वो कानूनों को फॉलो करता है। फिफ्थ में समाज से कनेक्टिविटी, और सिक्स में यूनिवर्सल मॉरलिटी वो बच्चा जो है सीख जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर रहेगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछा है इसने, ठीक है। नहीं कौन सा नहीं है भाई? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंधित होते हैं विकास, बिल्कुल होते हैं भाई। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस, विकास के अंदर विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। घर में ही दो बच्चे एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं होते, आपको पता है वेरिएशंस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन, सेग्रेशन थ्योरी तो कहीं नहीं पड़ी, पृथकता। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन होती है, सिर से पैर की तरफ, केंद्र से नाभि की तरफ, है ना, शाफियो कॉर्डल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल। तो यहां पर आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन, सेग्रेशन का तो कोई लेना देना नहीं है, विकास का हमने तो कोई सिद्धांत नहीं पढ़ा है। तो आंसर क्या रहेगा? 3। विकास के प्रिंसिपल या किशोर अवस्था से 100% तुम्हारे एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब ये मूल प्रवृत्ति 2023 में पढ़ी थी और तुम्हें टेलीग्राम पर 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां भेजी थी, पढ़ ली थी या नहीं पढ़ ली थी? है रे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने दी थी 14। पहले इसमें से सिर्फ ये क्वेश्चन आता था मूल प्रवृत्तियां कितने दी हैं, लेकिन अब हर बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल की 14 में से कौन सा मैथ सही नहीं है। मैंने 14 की 14 की फोटो खींच के टेलीग्राम पर भेजी थी जब ये 2023 का पेपर करवाया, सेम क्वेश्चन आया था, है ना। पढ़ लेना सारे जने, दोबारा भी भेज दूंगी आज, ठीक है, नहीं तो लास्ट में वैसे लिखवा दूंगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, स्केप फियर, तो स्केप फियर होता है। क्रोध कॉम्बैट उस दिन पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो रिपल्शन कॉम्बैट था, एंगर ये मिक्स मैच सही नहीं है। क्यूरियोसिटी का वंडर ही होता, अपील का डिस्ट्रेस। हाँ, इस मूल प्रवृत्ति और संवेग से एक बात आया जो बच्चे आज दिन में हरियाणा जी की क्लास में आप बार बार पूछ रहे थे। देखो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, आपके अंदर जो चीज होती है इनेट क्वालिटी। देखो संवेग का ही हिस्सा है मूल प्रवृत्तियां, ध्यान से समझना। मूल प्रवृत्तियां तो क्या होती है भाई, जन्मजात होती है, इंसान में जन्म से ही कुछ कुछ होती है, फिर बाहर एनवायरमेंट में आके उनको फीलिंग्स मिलती है और वो एक इमोशन का रूप धारण कर लेती है। तो ध्यान से सुनना, इमोशन वैसे तो जन्मजात ही होता है, मतलब, लेकिन सुनो, साइकोलॉजी में पूछे इमोशन जन्मजात होता है, हाँ मेरी बुक में लिखा है, मिस प्रिंट आप इसको कह सकते हो, मैं इसको रिफाइन करवा दूंगी, मैंने इतना डीपली नोटिस नहीं करा। देखो संवेग जन्मजात होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रजेश, वहां पर ब्रैकेट में राइटर का नाम डालना भूल गए। ब्रजेश ने कहा था कि जन्म के समय 2 संवेग होते हैं बच्चे में, लेकिन आपको ध्यान रखना है वैसे जो संवेगों का ही मूल प्रवृत्तियां होता है वो जन्मजात होता है। संवेग तो फिर उन मूल प्रवृत्तियों की एक भावना है जो आगे बढ़ती है, ठीक है, तो इसको हम इनेट नहीं कहेंगे, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। और मूल मतलब संवेगों का ही पार्ट होता है मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां मतलब आपके अंदर से कुछ भय डर कुछ होता है और वो फिर एक संवेग इमोशन के रूप में आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये जन्मजात होते हैं, ये जन्म के बाद के एनवायरमेंट में बनते हैं। तो आंसर यहाँ पर 2 सही मैच नहीं है, ठीक है। 14 की 14 लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे तो मैंने टेलीग्राम पर फोटो भेज ही रखी है ना, फिर भी कई बार आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, लिखना है लिख लो, 1 सेकंड में यदि लिखना चाहते हो तो लिख लो। हाँ, मोटिवेशन के चैप्टर में है ये, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, लिखवा भी रखा है, टेलीग्राम पर भेज भी रखा है, पर फिर भी हर पेपर में आया है क्वेश्चन। अब मुझे लगता है टाइम वेस्ट होएगा, तुम टेलीग्राम पे सारे ही हो ना, मैंने पीछे भेजी थी टेलीग्राम पे, ये मैंने पीछे ही भेजी थी ना ये टेलीग्राम पे तुम्हें, है ना, भेजी थी ना पीछे भी ना। तो बुक में पेज नंबर 158 है, अपनी बुक जिसके पास भी है अपनी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, आपको पता ही है। इन शॉर्ट लिखना चाहो लिख लो, बोर्ड पे नहीं लिखूंगी मैं, 1 मिनट में बोल देती हूँ। अस्केप फियर, या इसकी शॉर्ट वीडियो बना दूं, अस्केप फियर कॉम्बैट एंगर पैटर्नल, मैं इसकी ना शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, मुझे वो ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है।
या फिर इसकी फोटो खींच के टेलीग्राम पर भेज दूंगी। अब ऐसे तो कैसे लिखोगे तुम, और मैं ऐसे 14 लिखूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अस्केप फियर होता है, कॉम्बैट एंगर होता है, ठीक है, पैटर्नल, टेंडर, अपील, डिस्ट्रेस, सेक्स, लस्ट, क्यूरियोसिटी, वॉन्डर। तो मतलब एक साइड इसकी मूल प्रवृत्ति, एक साइड उससे संबंधित इमोशन। तो ये 14 की 14 को जरूर एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, टेलीग्राम पर डालकर पिन कर दूंगी, डाली थी मैंने 2023 के पेपर में, सेम क्वेश्चन था तब डाली थी, पिन कर दूंगी आज टेलीग्राम पर, ठीक है, ओनली फॉर अ डे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया है कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, इस अधिगम के बाद वुमेन का बहुवचन वुमेन्स होता है, तो ये किस प्रकार का अधिगम का उदाहरण है, ठीक है। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को बोला कि गर्ल्स का बहुवचन गर्ल्स होता है, तो अधिगम में विद्यार्थियों ने बोलता कि वुमेन्स का बहुवचन वुमेन्स होता है, तो ये किस प्रकार का अधिगम है। तो आपको पता उसका जो पहला सीखा गया अधिगम है कि भाई गर्ल का गर्ल्स होता है, उसने पहले ही ज्ञान सीख लिया, आगे वो जो कर रहा है गलती कर रहा है, तो मतलब पहले वाला ज्ञान उसको क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। मैं शॉर्ट ही बना दूंगी आज की ही क्लास में अलग से, ठीक है। तो ये क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर है, आपको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव ट्रांसफर है। नेक्स्ट है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है। बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक। तो क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी एक मेंटल लेवल है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्रिएटिविटी एक मेंटल लेवल होता है, तो क्या होगा भाई, मानसिक होगा। तो पीआरटी के पेपर के क्वेश्चन देखो, ध्यान से देख लो, 2021 के जितने भी क्वेश्चन है ना, 2023 का जो पेपर था, जो पिछली बार हुआ था, ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शन से रिपीट हो गए, 2023 में आए हुए हैं एज इट इज। देख लो पीजीटी वाले पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो इंटरव्यू आपकी सब्जेक्टिव टेक्निक होती है, ऑटोबायोग्राफी आपकी सब्जेक्टिव टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन आपकी ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स है, प्ले एंड ड्रामा आपकी क्या है भाई, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ये क्या है आपकी, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, तो आंसर रहेगा यहां पर 1। नेक्स्ट है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है, ठीक है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है। क्या है बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण, तो सिंपल है, बुद्धि का व्यक्तिगत और सामूहिक, सामूहिक में व्यक्तिगत और क्रियात्मक, ठीक है। तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, तो शाब्दिक व्यक्तिगत टेस्ट है। ये बुद्धि का कैसा टेस्ट है भाई, ये शाब्दिक व्यक्तिगत टेस्ट है। सबसे पहले आपने सिंपल चेक करना है कि भाई ये आपका बुद्धि का कैसा टेस्ट है, ये आपका व्यक्तिगत है या सामूहिक है, ठीक है। फिर आगे चेक करना है कि ये आपका मतलब क्रियात्मक है या वर्बल है, मतलब वर्बल है, शाब्दिक है या क्रियात्मक है। तो ये सामूहिक है, आपको पता है, और आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, है ना। तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, तो ये कौन सा है भाई, व्यक्तिगत परीक्षण सामूहिक। तो आंसर रहेगा इसका 3। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विशेषताओं का घोतक है, मतलब कौन सी विशेषता दिखाती है कि अधिगमकर्ता में अंतर होता है। तो कौन सी विशेषता दिखाती है, सामाजिक भिन्नताएं, अधिगम भिन्नताएं, संवेगात्मक भिन्नताएं या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो आपको पता है एक अधिगमकर्ता दूसरे अधिगमकर्ता से क्या है, हटके है। तो एक अधिगमकर्ता दूसरे अधिगमकर्ता से हटके है, तो ये क्या हो गया भाई, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये क्या हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगा, आपको ध्यान रखना है। एक बंदा दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। फटाफट बताओ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसने दिया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, फटाफट कमेंट करो। बताया था ये भी लास्ट टू लास्ट क्लास में। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से है। एक बच्ची है, वो अपनी गुड़िया के क्या बदल रही है भाई, कपड़े बदल रही है, कि मेरी गुड़िया है मैं उसके कपड़े बदलूं। तो ध्यान रखना ये क्या है भाई, तो ये जीन प्याजे का एनिज्म है। जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हो, तो ये सिंबॉलिक भी है, मतलब जीन प्याजे का आइकोनिक पॉइंट भी है ये, और इसको एनिज्म पॉइंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग एनिज्म पॉइंट के अंदर भी। हाँ, क्या कह रहे हो, 15 का गलती से सी बता दिया। अच्छा, मैंने टिक इस पे किया, सृजनात्मकता, अच्छा सी मैंने मानसिक ही तो बोला है, टिक तो यार लग जाते हैं, जो मैं बोल रही हूँ प्लीज उस पर ध्यान देना, ठीक है। ये मेरा पेन है ना, कहीं इधर उधर चल जाता है कई बार, मैं एक्सप्लेनेशन जो कर रही हूँ प्लीज फोकस ऑन दैट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये एनिज्म होता है, जैसे सूर्य क्रोधित हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एनिज्म, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसने दिए हैं भाई, गाल्टन ने दिया है, ध्यान रखना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसने दिए हैं, गाल्टन ने दिए थे। नेक्स्ट है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। सैमुअल क्रिक ने तो डिसेबिलिटी दी थी किरण,
डिसेबिलिटीज दी थी सैमुअल क्रिक ने। डिसेबिलिटीज, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है भाई? इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इनसाइट थ्योरी कौन सी है भाई? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और लेविन, ठीक है। खाली इनसाइट थ्योरी के जनक पूछे तो कोहलर आंसर करेंगे, अदरवाइज कोहलर, कोफा, वर्दीमर एंड लेविन, ये चार का ग्रुप है। खाली गेस्टाल्ट के प्रवर्तक पूछे तो आप क्या बोलेंगे? कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, वर्दीमर, ठीक है। खाली गेस्टाल्ट के प्रवर्तक पूछे तो आप क्या कहेंगे भाई? वर्दीमर है, ठीक है। ध्यान रखना छोटे छोटे पॉइंट्स को। लेकिन चारों का ग्रुप पूछे तो कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और लेविन, ठीक है। कोफ्का, वर्दीमर एंड लेविन। चलो नेक्स्ट है, ब्रूनर के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? तो ब्रूनर ने 3 स्टेज दी थी, कौन सी भाई? आइकोनिक, एक्टिव एंड सिंबॉलिक। आइकोनिक, इनएक्टिव एंड सिंबॉलिक। न्यूमेरिक नाम से कोई भी स्टेज ब्रूनर ने नहीं दी थी। आंकिक नाम से कोई भी स्टेज ब्रूनर ने नहीं दी थी। इसने आइकोनिक दी थी, सिंबॉलिक दी थी और इनएक्टिव दी थी, ठीक है। आंकिक तो कोई भी स्टेज इसने नहीं दी थी। तो आंसर क्या रहेगा भाई? 2 रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 2। नेक्स्ट है, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, तो ये भिन्नताएं क्या कहलाएंगी? मोहन सोहन से भिन्न है। मोहन और सोहन एक दूसरे से क्या है भाई? अलग है। मोहन और सोहन एक दूसरे से भिन्न है, तो ये क्या कहलाएंगी भाई? इंटर इंडिविजुअल, ठीक है। इंट्रा होता है, ध्यान रखना, जब ये आता ना कि सोहन का बुद्धि लब्धि ऐसा है, सोहन का मैथ ऐसा है, सोहन का ये ऐसा है, एक ही बंदे की बात चल रही होती, सारी सोहन सोहन की बात चल रही होती, तो यहां पर इंट्रा इंडिविजुअल होता, ठीक है। तो यहां पर इंट्रा इंडिविजुअल होता, आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर सोहन के साथ मोहन की भी बातें चल रही हैं, तो इंटर इंडिविजुअल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई? इंटर इंडिविजुअल। आपको कई बार होता है ना, इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कॉम्पिटिशन में गए, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कॉम्पिटिशन से क्या है आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से ही क्वेश्चन निकल आते हैं पेपर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? ठीक है, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित कौन सा फैक्टर नहीं है? तो टोरेंस क्रिएटिविटी के अंदर क्या कहता है भाई? ये कहता, यही बोला था इसने कि भाई कुछ कुछ अलग अलग टास्क करो, कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ उत्पाद करो, कुछ अपना क्यूरियोसिटी लगाओ, अनुमान लगाओ चीजों का। इसने कुछ भी पेयर बनाकर पढ़ाने और लिखाने के बारे में इसने नहीं कहा था, ठीक है। तो इसने पेयर बना के पढ़ाने और लिखाने के बारे में इसने नहीं कहा था, तो आंसर रहेगा 2, ठीक है। आंसर क्या रहेगा भाई? 2 रहेगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, ठीक है। सहकारी अधिगम, फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग इस बार बहुत अच्छे से बताई थी मैंने, कोऑपरेटिव लर्निंग जरूर कर जाना, क्योंकि एस्टेट के हर पेपर में कोऑपरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन आ रहा, कोई देख लो, मतलब 20, 21, 22, 23, है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग सिंपल सा है, छोटा सा ग्रुप बना के जो बच्चे आपस में पढ़ते हैं, टीचर, लेकिन इसमें एक चीज, छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है कि बड़ा समूह नहीं होता है, छोटा समूह होता है। विद्यार्थी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बिल्कुल ठीक होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, बिल्कुल ठीक होता है। इंडिविजुअल और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, ये भी याद रखना, अकाउंटेबिलिटी, जो यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप इंडिविजुअल उसके लिए जिम्मेवार हैं, कुछ अच्छा हो रहा है तो पूरा ग्रुप उसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? बड़ा समूह। बड़ा समूह नहीं होता भाई, इसके अंदर छोटा समूह बनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर बालक अंतर्बोध परीक्षण का मापन किया गया है। तो आपको यह बताना है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण किसका मापन है। टीजीटी में आया था ना कल, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? लियोपोल्ड बैलक ने। तो किस में था ये? व्यक्तित्व में था, ठीक है। किस में था ये? पर्सनैलिटी मापन की विधि था। किसकी थी भाई? व्यक्तित्व की। नेक्स्ट है, संकेत भाषा किस प्रकार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब आप सिंबल, साइन लैंग्वेज की भी अपनी एक व्याकरण होती है, ध्यान रखना, पेडागोजी में पढ़ेंगे हम। तो मतलब नेक्स्ट वीक पेडागोजी की ही प्रैक्टिस रहेगी हर सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ऐसे 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 करके करते हैं, तो आप खुद देखो कि साइन लैंग्वेज किसके लिए है। जो देख ही नहीं पाएगा तो साइन लैंग्वेज का क्या करेगा, ठीक है। साइन लैंग्वेज उनके लिए होती है जो सुन नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं तो उनके लिए क्या होती है? साइन लैंग्वेज होती है। तो आंसर रहेगा 1, ठीक है। तो आंसर रहेगा 1। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है भाई? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत
थ्रस्टन ने दिया है, किसने दिया है? थ्रस्टन ने, जिसने क्या दी थी 7 PM में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी, किसने भाई? थ्रस्टन ने दी थी। ठीक है, थॉमसन ने दिया था न्याय दर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत, थॉमसन ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक, ठीक है, ये गलत मत कर देना, बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, लेकिन बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसको अणु, परमाणु, बालू का ढेर सारे नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। बेसल आयु, बेस ईयर, ठीक है, एक होता है बेस ईयर, क्रेडिट ईयर। बेस ईयर होता है जिसमें बच्चा अपनी एज के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाता है, तो ये बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, बेस ईयर ये किससे रिलेटेड है भाई? बुद्धि से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, बेस ईयर बुद्धि से रिलेटेड है, जिसमें बच्चा अपनी एज के क्वेश्चंस को कर पाता है। डिस्ग्राफिया क्या है भाई? डिस्ग्राफिया एक लेखन डिसेबिलिटी है, ग्राफ लिखते हैं, बनाते हैं, तो डिस्ग्राफिया क्या है? एक लेखन डिसेबिलिटी है। डिस्ग्राफिया एक लेखन डिसेबिलिटी है, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई? 2 रहेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच जो भी कमेंट कर रहे हैं कि हमसे जुड़ के आपको अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब नए नए विद्यार्थी जुड़ते हैं, कहते हैं ना पुराने आपके साथ बने रहें, ये आपकी अचीवमेंट है, और नए आपसे जुड़े ये आपकी खुशकिस्मती है। तो मुझे अच्छा लगता है रोज रोज यदि आप नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो बढ़िया। कोई था भाई ऐसा क्वेश्चन जो ना आता हो? है रे, मुझे लग रहा है जो प्रीवियस सीरीज को भी लगातार देख रहे हैं अपनी, जो हमने शुरू करी है, तो आई थिंक उन बच्चों ने भी बहुत इजीली मैनेज कर दिया होगा। तभी मैं कहती हूँ पीआरटी वाले डरो मत, पीआरटी वाले तुम टॉपर हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आएंगे तुम्हें, है ना। 28-30 बने हैं, 2 नंबर कटेंगे, चलो 1-2 नंबर कट जाते हैं, कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन देखो मैं मानती हूँ मेरे स्टूडेंट को 26 से 27 से कम नंबर नहीं आने चाहिए। ठीक है, बच्चों को 29-29 भी आए हैं पिछली बार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट मतलब मेरी पर्सनल राय है, जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है ना, मतलब 27-28 से कम नंबर आपके नहीं बनने चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल में हो। ठीक है, चलो शाबाश। हाँ, आगे इसी पेपर की हिंदी नहीं, तीनों पेपर की हिंदी एक साथ कराऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब मैं 14 मूल प्रवृत्तियां तुम्हें लिखवा ही देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं अलग वीडियो बना देना। अब अलग वीडियो कहाँ बनाती रहूंगी मैं तुम्हें लिखवा ही देती हूँ एक बार। ठीक है, 2 मिनट लगनी है। हिंदी नहीं करवाती, हिंदी कल ही करवाऊंगी, कल, क्योंकि तीनों लेवल की हमने सीडीपी कर ली ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कल एक पेपर नहीं करवाऊंगी, क्योंकि उसमें तो 15 क्वेश्चन होंगे ना, इसमें तो 30 क्वेश्चन थे, तो 15 45 क्वेश्चन हो जाएंगे कल। कल क्या करेंगे? तीनों लेवल की हिंदी या तीनों लेवल की इंग्लिश, मतलब एक साथ हिंदी एक साथ इंग्लिश। परसों इस कहानी को खत्म कर देंगे 2021 वाली को। ठीक है, तो लिख लो तुम, ये मूल प्रवृत्तियां बार बार आ रही है, फिर तुम रह जाते हो कि नहीं लिखी, हम भूल गए। फटाफट लिखो। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, आपको पता ही होगा, मोटिवेशन के चैप्टर के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियां इसने बताई थी। तो एक जगह ये कहता हर इंसान में एक होती है मूल प्रवृत्ति, बिल्कुल मैं फास्ट बोलूंगी, फटाफट लिख लो। फिर क्या होता है? संवेग, और मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी, बट मुझे ये रहेगा चलो क्लास में बता दिया। ठीक है, तो पहली है एस्केप, प्लायन, लिख लो। पहली एस्केप, प्लायन, कॉपी पेन उठा लो फटाफट, 1 सेकंड लगेगी, कोई मुश्किल शब्द नहीं है यहाँ पर। हाँ, पहला है प्लायन, जिसको हम बोलते हैं एस्केप। ठीक है, उसका जो संवेग होता है वो होता है फियर। जब बंदा, आपको पता है, जब उसके अंदर मन के अंदर एस्केपिज्म होता है तभी वो भाग जाता है ना। दूसरी मूल प्रवृत्ति है कॉम्बैट। ठीक है, दूसरी मूल प्रवृत्तियां हैं कॉम्बैट, ठीक है, जिसको युत्सा, युद्ध प्रियता बोलेंगे, और इसका है एंगर। ठीक है, इसका संवेग है एंगर। तीसरी मूल प्रवृत्तियां हैं पेरेंटल, मतलब आपकी जो शिशु रक्षा की भावना होती है, माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो इमोशन होता है वो वात्सल्य होता है। ठीक है, इसके लिए हमारा इमोशन होता है वात्सल्य, टेंडर इमोशन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, टेंडर इमोशन। चौथी मूल प्रवृत्ति होती है अपील। ठीक है, लिख लो फटाफट, मैं इसीलिए मैं तो रैंडम लिख रही हूँ गंदी सी यूं ही। चौथी मूल प्रवृत्ति होती है अपील। अपील का जो होता है वो होता है डिस्ट्रेस। ठीक है, अपील का होता है डिस्ट्रेस, मतलब कष्ट, शरणागति। अपील को हिंदी में बोलते हैं शरणागति, डिस्ट्रेस। फिर 5वीं मूल प्रवृत्ति होती है सेक्स। ठीक है, 5वीं मूल प्रवृत्ति होती है सेक्स। इसका जो संवेग होता है वो होता है लस्ट, कामुकता। ठीक है, ओके बचपन नाम से जो कमेंट कर रहे हैं। फिर है क्रियोसिटी, जिज्ञासा। ठीक है, क्रियोसिटी, जिज्ञासा, जिसका संवेग होता है वॉन्डर। ठीक है, ये ऐसे हैं जैसे हिंदी में रस पढ़े थे, ये वही हैं। ठीक है, फिर होता है एक मूल प्रवृत्ति आत्महीनता, पीडीएफ भी भेज दूंगी मैं टेलीग्राम पर, मैं तो वैसे ही लिखवा रही हूँ क्लास में। आत्महीनता,
आत्महीनता, क्योंकि पीडीएफ आज जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एक बच्चा 20 दिन बाद आएगा फिर वो कहेगा कहाँ है पीडीएफ, कहाँ है पीडीएफ। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम पीडीएफ ना पूछ के लिख लो, और अपने पास बुक है आपकी मेरी तो 158 नंबर के पेज पे है। तो सेल्फ अबेसमेंट मतलब आत्महीनता, इसकी जो मूल प्रवृत्तियां है वो है फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन, मतलब अधीनता की भावना, ठीक है। आत्महीन होगा तो अधीन वाला संवेग होगा उसके अंदर। फिर आत्म प्रदर्शन की जिसके अंदर भावना होगी कि आत्म प्रदर्शन करूं। भाई आत्म प्रदर्शन कौन करेगा, तुम वैसे ही साथ ही याद ही कर लो, आत्म प्रदर्शन कौन करेगा, जो सुपीरियर समझेगा अपने आप को, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, जिसके अंदर सुपीरियरिटी होगी वो क्या करेगा भाई, आत्म प्रदर्शन फील करेगा, ठीक है। फिर है सामूहिकता, सामूहिकता ग्रेगेरियसनेस, सामूहिक कौन होगा, जो बहुत लोनली फील करता है, ठीक है, तो वही सामूहिकता को ढूंढता है हमेशा। तो सामूहिकता का एकांकीपन होगा संवेग, आपको ध्यान रखना एकाकीपन, ठीक है। फिर फूड सीकिंग, फूड सीकिंग जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या होता है, भूख, एपेटाइट, उसको भूख होती है तभी वो खाने सीकिंग की तरफ बढ़ता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर होता है एक्विजिशन, संग्रह, संग्रह कौन करता है, जिसके अंदर हर चीज को अपना करने की भावना हो। फीलिंग ऑफ ओनरशिप, लिख रहे हो ना, फीलिंग ऑफ ओनरशिप, और कोई नहीं भी लिख रहा हो तो वीडियो को दोबारा सुन के लिख लेना पॉज कर करके। फिर है कंस्ट्रक्शन, रचना, तो कंस्ट्रक्शंस क्या है, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, रचनात्मकता की भावना, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। फिर लाफ्टर, हास्य, लाफ्टर अम्यूजमेंट, तो उसका अम्यूजमेंट हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और फिर रिपल्शन का मतलब घृणा, डिस्गस्ट, ठीक है। एपेटाइट होता है भूख, रिपल्शन होता है निवृत्ति, अप्रियता मतलब घृणा, डिस्गस्ट करना, ठीक है। तो ये क्या है, 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां आपको याद रखना है। ब्रूनर का सिद्धांत वैसे ही है जैसे प्याजे की थ्योरी है, जैसे प्याजे सीखने पर काम करता है, ब्रूनर भी ऐसे ही कहता है कि बच्चा सिंबॉलिक वे से सीखता है, एक्टिव वे से सीखता है और क्रियात्मक वे से सीखता है। तो 3 तरीके से सीखने पर ही बताया है किसने भाई, ब्रूनर ने, ठीक है, हाँ क्लियर भाई, क्लियर, चलो बाय बाय, टेक केयर। 15वां था रिपल्शन, घृणा, वो, ठीक है। फोटो भी भेज देती हूँ मैं टेलीग्राम पर अभी, फिर है ना तो बाद में रह जाएगी, और पहले भेजी थी मैंने एक दिन। हर बच्चा ध्यान से सुन लो, अचीवर एकेडमी का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। रीजन इज दैट जब एस्टेट का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक मिनट, मैंने फोटो भी भेज दी है। तो मैं क्या कह रही थी कि हर बच्चा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। रीजन इज दैट जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्शंस भी लगेंगे, तो एक एक बच्चा ऑब्जेक्शन के लिए एकेडमी पर फोन करेगा फिर, और आपको पता है एक एक का रिप्लाई नहीं दिया जाया करता कभी भी, पता होगा ना इन बातों का। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे में मैं साथ में काम कर रही हूँ ना एक्चुअली, इसको क्रॉप करने का, सुंदर बना के भेजने का, हाँ। तो एक एक बच्चे का जवाब नहीं दिया जाएगा तो उस टाइम जितने प्रूफ होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्शनेबल बातें होंगी, रोल नंबर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ टेलीग्राम पर बताया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम है अचीवर एकेडमी निशा शर्मा के नाम से, अपना चैनल है, देखो तुम्हें दूर नहीं जाना, ये अपना चैनल दिख रहा है ना, तुम वीडियो देख रहे हो ना इस पे, ये देखो यहाँ पर जो सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा होगा सबने, इसके ऊपर देखो लिखा होगा ना ये रहा 5 लिंक्स, ये देखो 5 लिंक पे क्लिक करो, सबसे ऊपर अचीवर एकेडमी ऐप का लिंक है, फिर अचीवर एकेडमी इंस्टाग्राम है, इस पेज को भी तुम ज्वाइन कर लो, यहाँ पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ अचीवर एकेडमी का, ये रहा। फिर देखो तीसरे नंबर पे अचीवर एकेडमी टेलीग्राम, और जो बच्चे पूछते हैं आईफोन में नहीं चलता, लैपटॉप पर नहीं चलता, तो वेब लिंक है अपना, ठीक है। फिर ये मेरा दूसरा चैनल है निशा शर्मा लाइफस्टाइल, जो एस्टेट के बाद तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा, ठीक है। पढ़ाई के अलावा बहुत चीजें होती है जीवन में सीखने की, वो इस चैनल पर मिलेंगी। फिर अचीवर एकेडमी इंस्टा, तो तुम यहाँ पर निशा अचीवर एकेडमी टेलीग्राम ऐसे टच करो, ये देखो तुम आ गए हो टेलीग्राम चैनल पर, और ये मैंने भेज दी है तुम्हारी मूल प्रवृत्तियां, और मुझे पिन विन करना आता नहीं है इतना, एक मिनट, मुझे नहीं पता भाई पिन विन करने का, ठीक है, मेरे से नहीं है पिन विन हो रही तुम इसको देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। प्रिया बच्ची की भी पीडीएफ भेज दूंगी, प्रिया बच्ची पढ़ा दूं तुम्हें बालकों की तरह, हैं।
पर्याय वाच्य की बढ़िया वाली पीडीएफ भेजेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट पर्याय वाच्य होंगे। ऑलरेडी हिंदी वोकैब ऐप पे तो हिंदी वोकैब के नाम से पीडीएफ सेक्शन में चले जाना, हिंदी शब्दावली हिंदी वोकैब के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें पर्याय वाच्य वगैरह सब कुछ है। चलो बाकी मैं टेलीग्राम निशा ये अचीवर अकेडमी वाले टेलीग्राम पर भी भेज दूंगी पर्याय वाच्य सबके लिए, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर। सेशन लाइक करना ना करना यार, हम इन चीज़ों से ऊपर उठ गए। ये बातें कहने की नहीं होती, कहनी भी नहीं चाहिए। जिसको अच्छी लगे लाइक किया करो, अदरवाइज छोड़ो। क्या हो जाएगा 10 दिन लाइक करने के बाद में तुम सारे गायब हो जाओगे। एस्टेट के बाद, एस्टेट के बाद गायब मत होना। एस्टेट के बाद जो सीरीज स्टार्ट करूंगी मैं सीईटी की करूंगी। हरियाणा के सारे लगभग सीईटी भी दे रहे हैं क्योंकि टीचिंग के अलावा हर एग्जाम सीईटी के बेस पे पास होगा। आपके घर में कोई फ्रेंड, कोई मित्र, कोई भैया, कोई भाभी, कोई सहेली, कोई गली वाली, कोई पार्क वाली सीईटी की तैयारी तो लगभग सभी करते मिलेंगे। किसी का सहेला, किसी की सहेली, तो सबको जरूर बता देना। जैसे ही एस्टेट हो जाएगा उसके बाद हम सीईटी की सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर जितने भी एचएसएससी के प्रीवियस पेपर हुए ना सारे करवा दूंगी तुम्हें, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो एस्टेट के बाद शुरू करेंगे सीईटी की सीरीज। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अचीवर्स अकेडमी, मतलब अपने यार दोस्तों को भी ज्वाइन करवा देना। सीईटी पढ़ाएंगे आगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। Hello everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, hope you all are fine. आज ये भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास का टाइम तो अब आपको पता है, आज से रवि सर का मैथ्स का प्रीवियस ईयर भी शुरू हो गया है और सब टीचर्स को ना यही वाला टाइम मिलता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसे ही सर की क्लास खत्म हुआ करेगी उसके 5 मिनट बाद मैं अपनी क्लास शुरू कर लूंगी, चाहे वो 9 बजे हो, 9:15 बजे हो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। 8-10 दिन की बात है, सर पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाने दो, क्योंकि मैथ्स भी बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बच्चा कमेंट कर रहा है, मैम मुझे नींद आ रही है, आप कब आओगे? भाई तुम्हारा पेपर है, तुम अपने लिए नहीं जग सकते, निकम्मे क्या ही करोगे जीवन में। मेरा पेपर है नहीं है, मैं जब तुम्हारे लिए जग सकती हूँ तो तुम खुद के लिए नहीं जग सकते। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, तो 2021 का पेपर हम कर रहे थे। 2021 का पेपर लास्ट पेपर होने वाला है। अगेन आई रिपीट, 18 से 20 ऑलरेडी यूट्यूब पर करवा रखे हैं मैराथन्स के रूप में, उनको भी मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, 2024 की प्रीवियस के अंदर ही डाल दूंगी ताकि आपको कहीं से ढूंढने ना पड़े, ठीक है। चलो तो आज हम बात कर लेते हैं 2021 का पीजीटी का पेपर। कल मैंने आपको 2021 का टीजीटी का पेपर करवाया था, आज पीजीटी करवा रही हूँ, कल पीआरटी और परसों इनकी हिंदी इंग्लिश सम अप कर देंगे। इस वीक मेरा टारगेट है, इस वीक चाहे हम संडे को भी पढ़ें कोई बात नहीं, मेरा टारगेट है 2021 का सारा सम अप करने के साथ साथ आपका हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस करवाने का, ठीक है, ताकि पीवाईक्यू का काम जो है खत्म हो जाए। फिर हम उन चैप्टर्स पर काम करेंगे जो डिफरेंट से चैप्टर हैं, जो एग्जाम में नए नए जोड़े गए हैं और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, जो सीटेट वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फिर उन पे अलग से स्पेशल बात करेंगे, क्योंकि इन एग्जाम्स के प्रीवियस में कहीं भी उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हमें, जो हमें आने की उम्मीद है, तो उनको अलग से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का पहला परीक्षण किसने बनाया था? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? 22-23 ऑलरेडी करवा चुके हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं, 22 और 23 का पेपर ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूं। और एक सेक्शन नहीं करवाती मैं, तीनों पेपर करवाती हूँ, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, चारों सब्जेक्ट करवा रही हूँ, हरियाणा जी के, हिंदी, इंग्लिश एंड सीडीपी, ठीक है। चलो, बुद्धि का पहला परीक्षण, आपको पता है भाई, जब भी पहली चीज आ जाए बुद्धि के चैप्टर में पहली चीज आ जाए तो सिंपल सा अपना लॉजिक बना के रख लेना, वो बीने से कुछ ना कुछ तो रिलेट करता पाएगा, ठीक है। तो बुद्धि के चैप्टर में सबसे पहला, सिर्फ बुद्धि शब्द को पूछे पहले किसने प्रयोग किया था, तो गाल्टन ने बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसने बुद्धि शब्द को प्रयोग किया था, बुद्धि जो शब्द होता है, लेकिन बुद्धि के लिए जो भी फार्मूलेज वगैरह बनाए थे, जो भी टेस्ट दिया था, तो वो एल्फर्ड बीने और साइमन ने दिया था। एल्फर्ड बीने, अकेला नाम हो तो एल्फर्ड बीने कर देना, आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, ठीक है। ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज हाउ द पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली ओवर द लाइफ स्पैन इज नोन एंड। बहुत ईजी सा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ स्पैन में अंदर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। हाँ, विजिबिलिटी ओके है, ठीक है,
हाँ थोड़ा काला काला सा पेपर है ना, चलो कोई बात नहीं। तो आप अपने लाइफ स्पैन के अंदर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, तो सबको पता है लाइफ स्पैन में आपके जो चेंजेस आ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, उसको कौन सी साइकोलॉजी बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, हम उसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। प्राइमर साइकोलॉजी होती है जिसमें आप किसी को काउंसिल करते हैं, किसी को मतलब बताते हैं उसके जीवन के बारे में, उसको बताते हैं मतलब तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ऐसे दूर कर सकता हूँ। प्रयोगात्मक साइकोलॉजी होती है जिसके अंदर आप साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल करते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है जिसमें किसी रीजंस को जाना जाता है और फिर उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, तो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो अब दोनों भाषाओं के चक्कर में थोड़ा सा पेपर ऐसा होएगा, एक भाषा में करवाऊंगी तो बड़ा हो जाता और क्लियर हो जाता, बट कल बच्चों ने काफी अप्रिशिएट किया, मैम आपने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़े, थैंक यू। तो भाई इंग्लिश वालों को भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनेट मोटिव, आपको बताना है कौन सा इनेट जन्मजात नहीं है। सेफ्टी, हंगर, रेस्ट एंड थर्स्ट, तो आपको पता है भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, ये आपके जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। लेकिन जो सुरक्षा होती है वो आपका जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है। ठीक है, सुरक्षा आपका जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है, ये एक सेकेंडरी अभिप्रेरक है, बाह्य अभिप्रेरक में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सालों से पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, द एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रगल, तो ये किसने कही है भाई, सबको पता है ये किसने कही है किशोर अवस्था को, एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रगल, तो ये आपका स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल बाल विकास के जनक भी कंसिडर किए जाते हैं, इन्होंने अमेरिका के अंदर बाल अध्ययन के ऊपर प्रयोगशाला भी एस्टैब्लिश करी थी। ठीक है, तो स्टैनले हॉल बाल विकास के जनक कंसिडर किए जाते हैं, तो इसी ने किशोर अवस्था के लिए बोला था संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। इनेट होता है जन्मजात। निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा अधिगम सोपानकी के सिद्धांत का उच्चतम स्तर है, तो गैने ने लर्निंग के 8 स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, अल्बर्ट जो गैने हैं उसने लर्निंग के कितने स्टेप दिए हैं भाई, 8 स्टेप दिए हैं। आपको पता है सबसे पहले सिग्नल लर्निंग दिया है, फिर उद्दीपन अनुक्रिया दिया है, फिर उसने कहा है आप एसोसिएशन करो। ठीक है, फिर श्रृंखलाबद्धता दिया, फिर एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, रूल, संप्रत्यय, रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उसका हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका क्या है भाई, हाईएस्ट लेवल है। जो उच्चतम स्तर है, 8वां जो स्तर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, 8वां जो स्तर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कुछ बच्चे इसी चीज को कमेंट कर रहे हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा, मैं तुम्हारे सामने ही दिख रही हूँ, मतलब तुम्हारे सामने ही देख रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो मेरे को क्लियर दिख रहा है मेरे फोन में, तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा, ये देखो, मतलब बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन ना दिख रहा हो। है रे, तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, तुम्हारे फोन की क्वालिटी में वो कर लो ना फुल HD, है ना, ये देखो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत क्लियर नहीं है भाई, जो पेपर का फॉन्ट होगा वही तो होगा। अब तुम्हारी जिद है कि दोनों भाषा दिखनी चाहिए, अब एक भाषा में दिखा दूं तो देखो कितना मजेदार दिखेगा, है ना, बट तुम्हारी जिद है दोनों भाषा दिखाओ। अब दोनों भाषा दिखाने में हल्का सा छोटा पड़ेगा, बट समझ आ रहा है, कोई चक्कर नहीं है, सही समझ आ रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है पर्सनैलिटी मेजरमेंट की, आपको वो बताना है। तो आपको पता है एसोसिएशन टेक्निक गाल्टन की थी, ये एक प्रोजेक्टिव मेथड है। ठीक है, एसोसिएट टेक्निक गाल्टन की थी, ये एक प्रोजेक्टिव मेथड है। 8 स्टेप कौन कौन से थे, 8 स्टेप था, अल्बर्ट जो गैने था उसने अधिगम की सोपानकी दी थी, उसने कहा था बच्चा 8 स्टेप पर काम करेगा। तो पहला स्टेप उसने दिया था सिग्नल लर्निंग, कि बच्चा सिग्नल से सीखता है, संकेतों के माध्यम से सीखता है, कोई भी संकेत होगा उस तरीके से बच्चा सीखता है। ठीक है, दूसरा उसने दिया था उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स से सीखता है बच्चा। फिर उसने कहा था चेनिंग, श्रृंखलाबद्धता से सीखता है, सीक्वेंस में चीजों को सीखता है। फिर उसने दिया था वर्ड एसोसिएशन, शब्द साहचर्य, मतलब शब्दों को लिंक करके बच्चा सीखता है। फिर उसने दिया था डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, कि बच्चा अलग अलग अंतर निकाल के सोचता है। फिर उसने कहा था संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर उसने कहा था रूल बन जाता है, और रूल बनने के बाद हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। पेपर में 10 दिन रह गए और अब तक तुम्हें कहने के स्टेप क्लियर नहीं है रे, हैं? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे ढंग से, बेटा वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट, हर जगह से क्वेश्चन आएगा, तो लर्निंग का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो इसने पूछा है कि प्रोजेक्टिव मेथड पर्सनैलिटी का कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, हाँ देखिएगा,
एसोसिएशन टेक्निक प्रोजेक्टिव मेथड है। सोशियोमेट्रिक आपको पता है, जो सोशियोमेट्री है समाजमिति विधि है, कल आपके टीजीटी के पेपर में आई थी, ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, याद है ना, कल करवाई थी। लास्ट क्वेश्चन कल क्या था, क्वेश्चन नंबर 30, सोशियोमेट्री विधि जेएल मोरनो के द्वारा दी गई है और ये एक समाजमिति विधि है। देखो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, ऑप्शंस में से अगला क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव विधि है, सिंपल सी बात है। और कंस्ट्रक्शन टेक्निक रचना प्रविधि, ठीक है, रचना प्रविधि कंस्ट्रक्शन टेक्निक, हाँ ये आपकी प्रोजेक्टिव के अंदर आती है, ठीक है। और कंप्लीशन टेक्निक ये पूर्ति विधि होती है, ये भी इसके अंदर आती है, पाइन और टेंडलर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट है, कौन सा एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, मतलब अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, अरे वो मजाक की बात थी, मुझे पता है कुछ कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, बिल्कुल वो तुम्हें पूछने का हक है और मैं 50 बार बताऊंगी, लेकिन मैंने जनरल वे में कहा है तुम चीजों को सीरियस मत लिया करो, ये तो हम भूल जाते हैं, तो पूछने का अधिकार है, वो तो मैं हर चीज को बताती हूँ, बट मैंने जनरल कहा कि बेटा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं क्या, मतलब जनरल मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया हर बच्चे को कि कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना। तो इस चीज को ऐसे ना लो सीरियस वाले तरीके से, मुझे भी पता है भूल जाते हैं अरे यार ऐसे तो फील मत किया करो। मैं तो तुम्हें है ना मतलब अपना हक समझ के डांटती हूँ, और तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें डांटने वाला टीचर है, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें डांटने की, रोज रोज ये कर लो वो कर लो ये कर लो यार, या तो तुम्हारे पेरेंट्स डांटे है ना, या तुम्हारा पति डांटे, मुझे क्या जरूरत है देखा जाए तो खामखा तुम्हें डांटने की। तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम स्कूल वाले अध्यापकों से बढ़ रहे हो, जैसे स्कूल में अध्यापक डांटते थे ना ताकि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, तो मेरी वही थिंकिंग है तुम्हें लेके कि मुझे पता है कुछ मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए फिलहाल जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है कि भाई मेरे लिए आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं ना, यदि आपको बार बार डांट मिलेगी, बार बार मोटिवेशन मिलेगा, बार बार ये मिलेगा हाँ कोई है हमारे पीछे सोच रहा है, तो तुम्हें थोड़ा सा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो मैं इसीलिए तुम्हें बार बार मोटिवेट करती हूँ, डांटती रहती हूँ कि ये भी पढ़ लो ये पढ़ लो। तुम्हें पता हर पेपर के साथ मैं कितनी चीजें बता के जाती हूँ फालतू की, ज्ञान इसलिए देती हूँ ये ताकि बहुत जरूरी है भाई पेपर पास करने के लिए, ठीक है। मात्र पढ़ना जरूरी नहीं है, मात्र पढ़ने से भी एग्जाम नहीं पास हुआ करते, पढ़ने के अलावा और बहुत चीजें जरूरी है, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, तो इमोशनल मैच्योरिटी, आपके अंदर इमोशंस की मैच्योरिटी है, संवेग आगे हैं, तो मतलब आप तो सही हो भाई, आपका बढ़िया लेवल है, ठीक है। आत्मविश्वास, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब आपके अंदर तो संवेग है। अरे लड़कों को पति नहीं डांटती तो लड़कों को पत्नियां डांट देंगी, हाँ तो खुद ही शर्म आनी चाहिए, फिर तो पत्नी डांटेगी तो तुम्हें नौकरी के लिए। असहनता, इनटॉलरेंस, आत्म मूल्यांकन की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, आपको पता है सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है, मैच्योरिटी भी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन इनटॉलरेंस, असहनीयता, असहनीयता भाई जो बंदा सही है ना, जो बंदा सही है उसके अंदर सहन शक्ति पाएगी, ध्यान रखना। यदि आपके अंदर 1 सेकंड की भी सहन शक्ति नहीं है ना, तो इसका मतलब आप वेल सेटल्ड नहीं है। कुछ बंदे है ना अपने लिए कुछ सुनते ही ऐसे पैनिक हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना आंसर रहेगा, तो सहन शक्ति है तो आप मेंटली स्टेबल्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है ना, सबको याद होना चाहिए, फटाफट बता दो। आत्म असिमुलेशन जीन प्याजे का है, असिमुलेट करना, ग्रहण करना, किसी भी चीज को सीखना। अकोमोडेशन जीन प्याजे का है, पुराने ज्ञान में कुछ परिवर्तन करना, बिल्कुल है। सांकेतिक जो सिग्नल है, सिंबॉलिक है, ये जीन प्याजे ने कहीं नहीं दिया भाई, जीन प्याजे ने सिंबॉलिक बोला है लेकिन अवस्थाओं के अंदर बोला है, ठीक है। जीन प्याजे ने सिंबॉलिक बोला है लेकिन कहाँ बोला है, अवस्थाओं के अंदर, ठीक है। और संतुलीकरण भी बोला है, तो सिंबॉलिक तो उसने वैसे बताया कि दूसरी एज में थोड़ी बहुत क्वालिटी आती है, तो मेन शब्द नहीं है ये, तो आंसर रहेगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ट्रेवर द्वारा निर्धारित चरण नहीं है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, जो जेम्स ट्रेवर है ये क्या कहता है भाई, जेम्स ट्रेवर ये कहता है कि जो आपके इमोशंस होते हैं, जो सेंटीमेंट्स होते हैं, आपको उन पर काम करना चाहिए, सेंटीमेंट्स को समझो, उसी से आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है। तो भाई ये इमोशंस की बात करता है, सेंटीमेंट्स की बात करता है, सेल्फ रिगार्ड की बात करता है, लेकिन आपको पता है वैसे भी देखो पारंपरिक जो चरण है, पारंपरिक चरण ये तो कोहलबर्ग का दिया हुआ है ना, मान लो किसी कोई क्वेश्चन नहीं भी आए तो ये तो कोहलबर्ग का दिया हुआ है पारंपरिक चरण, तो ये जेम्स ट्रेवर का नहीं है, आंसर रहेगा 4, ठीक है। तो आंसर रहेगा 4।
संगठनात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? सामाजिक सांस्कृतिक, सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चर के कौन है भाई? लेव वाइगोस्की। ठीक है, सोशियो कल्चर के जनक कौन है? लेव वाइगोस्की है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परिविधि नहीं है? नहीं पूछा है इसने। ठीक है, तो शब्द शास्त्रीय है, अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, शब्द शास्त्रीय है, अभी अभी पढ़ा, वाक्य पूर्ति परीक्षण है। ठीक है, चित्र कथानक परीक्षण, आपका थीमेटिक अप्रिसिएशन, देखो हिंदी में है ना, इसको चित्र कथानक, हिंदी में बड़ा अजीब नाम लग रहा है इसका, इंग्लिश में देखो सही है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, तो ये इसका सही नाम है। इसको हिंदी में चित्र कथात्मक नहीं बोलते, इसको हिंदी में बोलते हैं थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका हिंदी वर्जन, कितनी बार लिखवाया है ना। तो ये भी है, लेकिन वुडवर्थ का जो डाटा है, वुडवर्थ का डाटा है, ये प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। आंसर रहेगा आपका 2, आंसर रहेगा आपका 2। देखो अब जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आपको ये फील हो रहा होगा यार पर्सनैलिटी से तो भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन 2023 के सिलेबस में पर्सनैलिटी को हटा दिया गया था, है ना, आपको पता ही होगा। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है मैम पर्सनैलिटी पढ़ के जाएं या नहीं पढ़ के जाएं। 2023 में सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन फिर भी सिगमंड फ्रायड का क्वेश्चन आया हुआ था, और सिगमंड फ्रायड इज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है दुनिया भर के चैप्टर पढ़ोगे तो एक पर्सनैलिटी भी बढ़ ही जाना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ पढ़ जाना, क्योंकि कुछ पता नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाए एक आधा क्वेश्चन डाल दे, कुछ कह थोड़ा ना सकते हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? देखो कैटल ने क्या बोला था भाई, कैटल ने आपका दे दिया था 16 पीएफ प्रश्नावली, जिसने एटीट्यूड, सेंटीमेंट्स इनकी बात की थी, मतलब मूल प्रवृत्ति, मतलब कैटल ने जो है सांस्कृतिक बुद्धि दी थी, बुद्धि के चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, सांस्कृतिक बुद्धि दी थी। और कैटल ने वैसे आपकी क्या दिया था भाई, कैटल ने 16 पीएफ प्रश्नावली दी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये आपको कैटल ने कहीं भी रूढ़िवादिता की बात नहीं करी है, कहीं भी इच्छावादिता की बात नहीं करी है। तो ध्यान रखना, कैटल ने ना तो इच्छा की बात की है, ना ही रूढ़ियों की बात की है। ठीक है, ये दो बात कैटल ने अपनी पर्सनैलिटी में कहीं भी नहीं की है। तो आंसर इसका 2 and 4 बोथ है, और आंसर की में भी बोथ ही था जब आया था। ठीक है, 2 and 4 बोथ है। कैटल ने ना रूढ़िवादिता की बात की है, ना ही तीव्र इच्छाओं की बात की है कैटल ने। तो आंसर रहेगा आपका 2 and 4 बोथ। एक को टिक करना पड़े तो रूढ़िवादिता ज्यादा है, कैटल ने कहीं रूढ़िवादिता की बात नहीं की है। किस आयु वर्ग के बालक को प्रसंग, जो आपका बालक प्रसंग बोध, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट है, ये किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है? तो चिल्ड्रन अप्रिसिएशन जो टेस्ट है वो 3 से 10 वर्ष, कई बार आपको 3 से 11 वर्ष भी मिल जाता है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 3 से 11 मिले, 3 से 10 दोनों ऑप्शन एक साथ मिले तो 3 से 10 वाला कर देना, क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी में 3 से 10 है, लेकिन एक बार एस्टेट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तब वहां 3 से 11 भी डाला हुआ था ऑप्शन। ठीक है, तो मान ले 3 से 10 ना आए तो 3 से 11 आ जाए, कोई चक्कर नहीं है। तो ये बालक अंतर्बोध परीक्षण जो कि 1948 में किसने दिया था भाई, आपका लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया था। ये भी पर्सनैलिटी मेजरमेंट का प्रोजेक्टिव टेस्ट है। नेक्स्ट है, कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है किशोर अवस्था की विशेषता। दीवा सौपन देखने की प्रवृत्ति, किशोरों के अंदर दीवा सौपन देखने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। शब्दकोश बढ़ता रहता है, उनका वोकेबलरी शब्द भंडार तो वो तो चाइल्डहुड में भी बढ़ता है, किशोर अवस्था के अंदर भी बढ़ता है। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, बिल्कुल जो मेंटल लेवल होता है किशोरों का वो बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से पहुंच जाता है। लेकिन मांसपेशियों का कुल भार शरीर के भाग का 20% होता है। तो मांसपेशियों का कुल भार जब हम किशोर अवस्था में आ जाते हैं तो 20% नहीं होता, मोर देन 26%, 40 के अराउंड परसेंटेज होता है। ये बाल्यावस्था में होता है 25 के अराउंड परसेंटेज बच्चे का। ठीक है, तो आंसर यहां रहेगा 1। ठीक है, कौन सा नहीं होता पूछा है, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा के लिए असत्य विशेषता है? मतलब आपको बताना है मोटिवेशन के लिए कौन सा असत्य है। हाँ, तो आपको बताना है कौन सा मोटिवेशन के लिए असत्य है, आपको बताना है। तो अभिप्रेरणा के लिए विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फॉलोइंग ऑफ द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटिवेशन। ठीक है, इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना है मोटिवेशन के अंदर जो आपका व्यवहार होगा वो हमेशा लक्ष्य केंद्रित रहता है।
यदि आप लक्ष्य केंद्रित नहीं हो तो आप मोटिवेट नहीं हो, फिर आप सिर्फ इंस्पायर हो। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन में फर्क समझ लेना। इंस्पिरेशन होता है कोई आपको कह रहा पढ़ लो यार पढ़ लो, और तुम्हारे जी में आ रहा तुम पढ़ रहे हो, जी में आ रहा तुम नहीं पढ़ रहे हो, दैट इज इंस्पिरेशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? गोल ओरिएंटेड है, तुम पढ़ ही रहे हो, अचीव कर रहे हो अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को। ठीक है, तो ये भाई आपका गोल ओरिएंटेड होता है, ध्यान रखना। अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है। मोटिवेटेड बिहेवियर डज कॉन्टिन्यूटी, कि मोटिवेटेड जो व्यवहार है वो क्या रहता है? निरंतर रहता है। क्या मोटिवेशन निरंतर रहता है? भाई यदि आप सही ढंग से किसी को मोटिवेट करते हो तो लगातार कर भी सकते हो। मोटिवेशन जब होता है तो कंटिन्यू हो सकता है, कोई बिग इशू नहीं है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, रिजिड नहीं होता भाई। जो बंदा मोटिवेट होता है वो कभी भी रिजिड नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा, वो स्थिति के अकॉर्डिंग मोटिवेट होता है, अपने हिसाब से काम करता है, रिजिड नहीं मिलेगा वो कभी भी। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा को परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल भाई, अभिप्रेरणा तो जबरदस्त तरीके से ऊर्जा भर देती है। अभी 2 मिनट के लिए मैं तुम्हें अभिप्रेरित कर देती हूँ तो तुम बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हो, हाँ भाई पढ़ेंगे। समझ लेना ये कुछ भी दिन है, कुछ ही दिन है, सीरियस हो जाओ। मैं एक बात तुम्हें हर बार बोलती हूँ, काश के लिए कोई जगह नहीं है जिंदगी में। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ये पढ़ लेता, काश मेरा पेपर पास हो जाता। कल को वैकेंसी निकल गई ना, सरकार, मैं आपको एक क्लियर शब्दों में बता रही हूँ, 5 साल का सरकार का टाइम पीरियड होता है। सरकार इस 5 साल के दौरान ही वैकेंसी निकालेगी, 100% निकालेगी। या तो सरकार आते ही एक बार एक्टिव होती है, या जाती जाती सरकार एक्टिव होती है। या तो सरकार इसी साल वैकेंसी निकाल देगी, ना तो फिर 5वें साल निकालेगी, ध्यान रखियो। बट एस्टेट आपका लाइफ टाइम वैलिड है, ठीक है, तो इसको सीरियसली ले। आयुष दिखा दी इंग्लिश वाले क्वेश्चन, इंग्लिश में ही बोल रही हूं, तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? देखो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 3 प्रकार की बुद्धि लब्धि होती है। आपसे पूछे मंद बुद्धि कौन सा होता है, मंद बुद्धि, तो आप ये वाला कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन अलग अलग लिख देता है, वो 51 से 71 भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। मंद बुद्धि ऐसे लिख देता है। मॉडरेट, मॉडरेट 36 से 51 लिख देता है। ठीक है, मॉडरेट 36 से 51 लिख देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉडरेट क्या है? 36 से 51 लिख देता है। और सर्व, वैसे तो देखो इस क्वेश्चन का ग्रेस दिया था, जो एस्टेट का मेरे को हर एक क्वेश्चन ध्यान रहता है, जिसका ग्रेस मिलता है, जिसपे ऑब्जेक्शन लगता है, वो तो पक्का ध्यान रखता है। ठीक है, सर्व जो बिल्कुल ही सर्व होता है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा ब्लो, मतलब बहुत ब्लो होता है। ठीक है ना, बहुत ब्लो होता है, वो क्या होता है? 20 से 35 होता है, जो ब्लो वाला होता है। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे ना, तो इसने ना तो ये पूछा मॉडरेट कौन सा होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड बीने आईक्यू स्केल, व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ द लो मेंटली रिटार्डेड, तो लो लिख दिया ना। लो का मतलब क्या है? मतलब जो मंदता की सीमा से भी काफी नीचे चले गए। ठीक है, मध्यम लिखता, यदि ये वाला आंसर पूछना चाहता तो मॉडरेट लिखता, तो ये आंसर नहीं होता। खाली मंदबुद्धि लिखता, ये आंसर करते। तो न्यून मतलब इसने वो सर्व वाला ही कैटेगरी के अंदर ये ले आया। ठीक है, तो यहां पर आंसर सी आएगा। आई डोंट नो इसका क्यों ही रिलैक्सेशन दिया है एस्टेट ने। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर है सी, लेकिन एस्टेट ने इसका एक ग्रेस दिया था सबको उस टाइम। क्यों दिया था? क्योंकि क्वेश्चन शायद पहली बार आया था, मुझे नहीं पता, बट इसका ग्रेस मिला था सबको, मुझे पक्का ध्यान है। बट इसका कोई ग्रेस नहीं बनता, यदि हम लॉजिकली दिमाग से लगाएं तो ये है। फिर सर्व बिल्कुल ही जड़ हो जाता, तो फिर हम इसको कर देते। ठीक है, हाँ, स्कूल की जो स्टेज है वो चाइल्डहुड के अंदर जाएगा, सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, खेल के अप्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। DSSB PRT 1 के अंदर भी आया था और एस्टेट के अंदर भी आ गया है। DSSB से याद आया, DSSB PRT की बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, 20,000 के अराउंड वैकेंसीज बता रहे हैं। उनके ऊपर बनाएंगे डिटेल से वीडियो DSSB पे, है ना। उसका पेपर 2 का बैच भी लाएंगे, पेपर 2 100 नंबर की आएगी ना, उसमें CDP, टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, उसमें बहुत कुछ आता है, बहुत घमचक्कर है वो 100 नंबर। उसमें CDP भी आ जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ जाता है, EVS के MRS सब कुछ उठ के आ जाता है उसके अंदर। तो खेल के प्रत्याशित सिद्धांत, तो ये क्वेश्चन आपको फैक्चुअल है, याद रखना है। कार्ल ब्रुगस के द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द एंटिसिपेटरी थ्योरी ऑफ द प्ले, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कार्ल ब्रुगस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, एंटिसिपेटरी होता है कि जैसे कि विरोधाभासी टाइप का बिहेवियर जब आप करते हो ना, जैसे कि मान लो आप बच्चे हो, आप पापा बन के दिखा रहे हो, मतलब इस तरीके वाली थ्योरी होती है। ठीक है, हाँ, ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया NEP है, NCF है, आप पीछे जितने भी एस्टेट प्रीवियस देखोगे 18 से लेके 23 तक कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा RT के अलावा, लेकिन मैं एक क्लास मर्ज करके
तो मैं इन सारे टॉपिक्स की दूंगी, ज्यादा इन पे मेहनत नहीं करनी, बस एक दिन इनकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे ताकि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो कर पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? गलत हैबिट्स के लिए कौन सा गलत है आपको बताना है। आदत विशेष स्थिति के लिए स्वतः प्रक्रिया होती है। भाई कोई भी स्थिति होता है उसमें आप रिस्पॉन्स करते हो आदतों से, तो बिल्कुल करते हैं भाई। आदत वंशानुक्रम से हासिल होती है, कई बार रटा हुआ है पर्सनैलिटी में। आदत कहां से होती है भाई? एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था, आपके बच्चे में बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, आप उसको क्या बोलोगे? किसके साथ खेलता है रे तू? देखियो पता नहीं कैसी संगति है इसकी, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, किसके साथ खेलता है रे तू। अब वो जिसके साथ खेलता है वो क्या है भाई? वो वातावरण है आपका, वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो आदत हेरिडिटिकल नहीं होती, आदत एनवायरमेंटल फैक्टर होती है, ठीक है। आदत हमेशा एनवायरमेंटल फैक्टर होती है, हेरिडिटिकल नहीं होती। आदतों से अच्छी तरह सीखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर ही प्रदर्शित होते हैं। हैबिट इज परफॉर्म्ड ओनली अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। खैर ये भी नहीं कह सकते कि आदतें सिर्फ सिमिलर सर्कमस्टांसेस में होती हैं, सिर्फ समान भाई एक जैसी, लेकिन फिर भी ज्यादा बेटर है टू ऑप्शंस, ठीक है। ज्यादा बेटर है टू, हम टू के साथ जाएंगे, क्योंकि आदतें हमेशा एनवायरमेंटल होती हैं, कभी भी आदतें हेरिडिटिकल नहीं होती हैं, ठीक है। तो आदतें हमेशा एनवायरमेंटल फैक्टर होती हैं, हेरिडिटिकल फैक्टर नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, ठीक है। पूजा 100 के जग रही है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स आए भी 10 दिन हो चुके हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पेपर के 10 दिन रह रहे हैं, अब जग रहे हो, कहां थे अब तक, ठीक है। तो अब कोई बच्चे कहेगा मैम डी क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान से देखो कि आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर ही प्रदर्शित होती हैं। तो इस क्वेश्चन को ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत, आदत हेरिडिटिकल नहीं होती, आपको पता है, ठीक है। आदत तो एनवायरमेंटल होती है, तो पहली बात तो मोस्ट सुटेबल आंसर को एलिमिनेट करेंगे। दूसरी बात, आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती है। कई बार होता है किसी बंदे की आदत है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ होती है, पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ होती है, तो इसीलिए हम बी के साथ ही जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ठीक है, अधिगम के अंतरण सिद्धांत मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के जो सिद्धांत है, तो उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो यहां पर देखिएगा, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, बिल्कुल भाई, ट्रांसफर तभी होता है जब आप मेंटली डिसिप्लिन रहते हैं। रटन स्मृति, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से याद आया, मुझे लग रहा है 2024 में लर्निंग पढ़ाते हुए मैंने तुम्हें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो बहुत अच्छे से करवाया था, बट हाँ, पीवाईक्यू यूट्यूबर ऐप, मतलब पीवाईक्यू मैं यूट्यूब पर करवाती हूँ हमेशा। क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो ट्रांसफर मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें करवाया था, सारे टाइप का ट्रांसफर, लेकिन ट्रांसफर की थ्योरीज शायद मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। तो यदि किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट हो ना, तो 2023 वाले फोल्डर की साइकोलॉजी में जाके देख लेना, और पहली क्लास है लर्निंग का पार्ट 1, वहां पे मैंने थ्योरीज भी करवा रखी है, ठीक है। 2023 में, क्योंकि सिलेबस नहीं बदला था, उससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में पढ़ाती थी। सिलेबस बदलने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगती है अब पेपरों में नहीं आ सकती, तो उनको मैंने हल्का फुल्का स्किप किया है। तो मैं जनरल बता रही हूँ कि 1-2 बच्चों को है पीजीटी पे, यदि पढ़ना चाहते हो तो 2023 वाले फोल्डर में लर्निंग पार्ट 1 में देख लेना, वहाँ पर ट्रांसफ़र की सारी थ्योरीज ये भी मैंने मतलब पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। बट ज़रूरत है नहीं, वैसे ये 2021 का पेपर है, बट फिर भी लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो देखने में क्या जाता है। नहीं, मैं इसकी ना सबको टेलीग्राम पर एक फोटो भी खींच के भेज दूंगी। हाँ, तो रटन थ्योरी का सिद्धांत, तो यहाँ पर आंसर रहेगा 2, ठीक है। हाँ, मैंने दीपिका आपके कमेंट से पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि 30 में से 30 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा आता है मेरे दिमाग में तुमसे पहले सुई घूम जाती है कि यार ये वाला तो मैंने इस बार नहीं बताया पॉइंट, लेकिन मैंने पढ़ा रखा, तो इसलिए मैंने साथ साथ, मुझे पता था कि तुम्हें एकदम माइंड में आएगा यार, क्योंकि हर क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कंटेंट से बाहर हो, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है मेरे को खुद पता चल जाता है कि 2024 वालों ने नहीं देखा ये, क्योंकि मैंने स्किप किया था जान के, मुझे लग रहा था जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। 2024 का सिलेबस थोड़ा 23 से मिलता जुलता है, तो मैंने इसीलिए बोला 2023 वाले फोल्डर में साइकोलॉजी के लर्निंग चैप्टर के पहली क्लास के अंदर मैंने सारी थ्योरीज करवा रखी हैं, ये लगभग 8 थ्योरी हैं, ठीक है ना, तो मैंने करवा रखी हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसको देखने हो तो एक बार देख आना जाके, मन में ये ना रहे कि यार एक क्वेश्चन ऐसा आया जो मैडम ने नहीं पढ़ाया 24 के फोल्डर में, तो इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 2। 23 वाले में देख लेना, या तो लास्ट क्लास में होगा लर्निंग की या फर्स्ट क्लास में, इतना पक्का है कि मैंने 130% करवा रखा। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? और एक आधा क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है?
नहीं है, पूछा है। ठीक है, देखो उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बिल्कुल भाई। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बिल्कुल होता है। ठीक है, अधिगम का बंध सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग होता है, बिल्कुल होता है, आपको पता है। अनुबंधित अनुक्रिया, भाई कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी तो पावलव का है। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी तो पावलव का नाम है, थॉर्नडाइक का कहां से पैदा हो जाएगा? थॉर्नडाइक के सारे नाम प्रयास एवं त्रुटि, अभ्यास एवं भूल, कनेक्शनिज्म, अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया, सारे इस थ्योरी के नाम हैं। ठीक है, लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया ये एस टाइप की थ्योरी है जो कि आपकी पावलव की थ्योरी है। ठीक है, वैसे मुझे दीपिका का कमेंट बहुत बहुत अच्छा लगा। शी इज द ओनली डेडिकेटेड गर्ल जिसको ये याद है कि मैडम ने 2024 में ये वाला पॉइंट स्किप करा है। तो देखो मतलब कितना अच्छा लगा मुझे कि इसका मतलब ये लड़की एक एक चीज को बहुत ध्यान से नोट कर रही है। शाबाश दीपिका, गुड। ठीक है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर 3। आगे चलते हैं। हाँ चलो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? अब सारे नोट करने में मत लग जाना, पढ़ाई में फोकस करो। ये मजाक की बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए बच्ची को। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं पढ़ाए जाते, ये जनरल होते हैं। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? भाई आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है? फोकस ऑन द ओवर्ट बिहेवियर, कि बच्चे के सारे व्यवहार पर केंद्रित आपको करना चाहिए। फोकस ऑन द कोग्निटिव, संज्ञान पर करना चाहिए। ठीक है, हाँ, फोकस ऑन द कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो फोकस ऑन द कोग्निटिव प्रोसेस, सिर्फ संज्ञान पर प्रोसेस कर रहा। आज का मनोविज्ञान सिर्फ संज्ञान पर प्रोसेस नहीं कर रहा। फोकस ऑन द बायोलॉजिकल, सिर्फ बायोलॉजी पर फोकस नहीं कर रहा। फोकस ऑन द क्रिटिक ऑन द मेल बायसेस, मेल बायसेस पर फोकस। देखो ना तो ये सिर्फ मेल बायस पे फोकस कर रहा, ना सिर्फ बायोलॉजिकल पर फोकस कर रहा, ना सिर्फ संज्ञान पर फोकस कर रहा। ऑल ओवर्ट बिहेवियर का मतलब आपका एक खुला ओपन बिहेवियर, उसके अंदर आपका संज्ञान भी है, व्यवहार भी है, उसके अंदर आपका सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो आजकल की साइकोलॉजी हर चीज पर काम करती है, तो आंसर रहेगा 1। ठीक है, खुला व्यवहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत नहीं है? और ये देखो, चलो ये एक पॉइंट तो रह गया, इसके अलावा एक्स्ट्रा कितने चैप्टर पढ़ रखे हमने? एनईपी, आरईटी, आरटी, एनईपी, इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव, आलतू फाल, जेंडर बायस, कितने फालतू के टॉपिक्स भी पढ़ रखे हैं जो इन पेपरों में दिखे नहीं है, लेकिन इस बार आएंगे, आ सकते हैं, पहले बता रही हूँ। निम्नलिखित में से एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषता के संदर्भ में गलत कथन है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, बिल्कुल भाई, मूल प्रवृत्ति हर इंसान में बाय बर्थ होती हैं, इन्नेट होती है मूल प्रवृत्तियां, इमोशंस बाद में बनते हैं। हर इंसान में कोई मूल प्रवृत्तियां होती है ना, फिर उसको माहौल मिलके वो भावनाओं में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो जन्मजात होती हैं भाई, होती हैं। मूल प्रवृत्तियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, होती हैं। इंस्टिंक्ट आर द अल्पकालीन, भाई जो चीज इन्नेट होगी, जो चीज जन्मजात होगी, वो शॉर्ट टर्म थोड़ी ना होगी। शॉर्ट टर्म तो वो होते हैं इमोशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म तो आपके इमोशंस होते हैं, मूल प्रवृत्तियां थोड़ी ना होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है, तो बिल्कुल ये साइको फिजिकल डिस्पोजिशन है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या है भाई? मूल प्रवृत्तियां अल्पकालीन होती हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां जब जन्मजात है, और जो चीज जन्मजात होती है वो स्थायी होती है, वो अल्पकालीन नहीं होती। ठीक है, क्या बड़ा सा कमेंट आ रहा है बीच में, दिखेगा अभी मुझे स्क्रीन पर। ऑप्शंस आरिफ, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइन द यूनिवर्सल लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी? तो यूनिवर्सल लेवल में तो 5वीं और 6ठी एज होगी, 6ठी एज है यूनिवर्सल लेवल में, तो वो तो ऑप्शंस के ऊपर है ना। चलो नेक्स्ट है विचार, निर्णय लेना, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो जब भी विचार ले रहे हो, निर्णय ले रहे हो, थिंकिंग ले रहे हो, सोच ले रहे हो, समझ लेना वो संज्ञान है। ठीक है, ये संज्ञान शब्द तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। संज्ञान का मतलब होता है आपकी ये जो दिमाग है ना, ये जो खोपड़ी है, दिस इज कॉल्ड संज्ञान, जिससे आप सोचते हो, चिंतन करते हो, तर्क वितर्क करते हो, कुछ भी दुनिया भर की एक्टिविटीज करते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है संज्ञान। थैंक यू सो मच ज्योति। जो बच्चे YouTube से तैयारी कर रहे हैं, मैं अगेन बता रही हूँ, 15 घंटे की इंग्लिश की मैराथन पड़ी है, इंग्लिश के क्वेश्चन मोस्टली वहाँ से कवर हो जाएंगे। मैथ्स की मैराथन पड़ी है, मैथ्स वहाँ से कर लेना। CDP की मैराथन पड़ी है, वहाँ से कर लेना। हिंदी की क्विक रिवीजन सेशन पड़ा है, वहाँ से कर लेना। हरियाणा जीके की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से कर लेना।
देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है इसने, असत्य वाले ही क्वेश्चन है पेपर में ज्यादा। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग तो एक प्रक्रिया है भाई, बिल्कुल लर्निंग एक प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है लर्निंग। ध्यान रखना, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, ये जरूरी नहीं है उत्पाद। लर्निंग तुमने कितना सीखा है तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये उत्पाद है। केटीटीटी वाली मैराथन अब मेरे खुद के चैनल पर ही पड़ी है, साइकोलॉजी महामैराथन के नाम से लगा होगा थंबनेल, वो मेरे ही चैनल पर है, आप देख लेना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। तो बिल्कुल ठीक है भाई, ध्यान इस बात से कुछ अकल ले लो। लर्निंग एक प्रोसेस है, ये बात क्या कह रही है? आपका काम सीखना है मात्र। आप उत्पाद की चिंता मत करा करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म शिद्दत से करोगे तो फल जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अधिगम प्रक्रिया सदा उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम की प्रोसेस उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल भाई। हम पढ़ रहे हैं, क्यों ही खामखा पढ़ रहे हैं, रात काली कर रहे हैं? उद्देश्य है हमारा एग्जाम पास करना है बच्चों का, बिल्कुल एक उद्देश्य है। एक परंपरा चली आ रही है हरियाणा में हाईएस्ट रिजल्ट टेस्टेड का, तो परंपरा को हमने जारी रखना है। तो भाई बिल्कुल देखो, मतलब कोई ये मत कहना, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ बट आई जस्ट मोटिवेट यू कि हाईएस्ट रिजल्ट आना, जितने भी लाइव देख रहे हैं सारे पास हो गए, ठीक है। तो भाई बिल्कुल हम उद्देश्यपूर्ण पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आने के लिए पढ़ रहे हैं। अब इसमें कोई ये ना सोचे कि यार मैडम तारीफ कर रही है, बट मैं जनरल कह रही हूँ, तुम्हें मोटिवेट कर रही हूँ, इसलिए कि नया बच्चा है तो अभी तुम इस रिजल्ट का हिस्सा बनो। हाईएस्ट रिजल्ट का हमारा रिकॉर्ड नहीं टूटने देना चाहिए, ठीक है। फ्लैक्स खत्म नहीं होने चाहिए। फ्लैक्स वाला आखिर में ये बोले मैडम मेरे हाथ दुख के और फोटो नहीं बनाऊंगा मैं। लास्ट टाइम बिल्कुल ऐसा होता, वो कहता मैडम और कितने बच्चों की फोटो आएंगी? मैंने कहा भाई भेज रहे हैं बालक, तुझे क्या बना दे। बहुत मुश्किल से उसने फोटोएं बनाई थी, 35-40 फ्लैक्स बन गए थे, एक फ्लैक्स पे 25-25-30-30 फोटोएं थी। आखिर में मैंने कहा बस भाई, लगातार 8-10 दिन तक रिजल्ट के फ्लैक्स चलते हैं, ठीक है। तो देख लो, अब तुम्हें भरवाने हैं अब की बार सारे फ्लैक्स, हाईएस्ट रिजल्ट लेके आना, क्योंकि हम उद्देश्यपूर्ण पढ़ रहे हैं। क्लियर? अधिगम का क्षेत्र जो है क्या होता है? व्यापक होता है भाई, बिल्कुल लर्निंग व्यापक होती है। मूल प्रवृत्तियां एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। ये कह रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा, बिहेवियर चेंजेस थ्रू द इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्ट एक्शंस। ध्यान से सुनना, आपका कोई छोटी मोटी बात होगी, आप 1 मिनट के लिए कुछ सुन रहे हो मेरी, और 1 मिनट के लिए आपको मन में आया कि हाँ ऐसा हो गया, तो वो लर्निंग नहीं होती, वो तुम 2 मिनट बाद फिर भूल जाओगे, ठीक है। वो लर्निंग नहीं होती, वो तुम फिर भूल जाते हो। तो ध्यान रखना, तुरंत आपके व्यवहार में कोई चेंज आ जाता है, आपकी प्रवृत्तियों के अंदर कोई, आपके एक्शन के अंदर कोई बदलाव दिखने लग जाता है, तो वो फिर गायब भी हो जाता है। वो लर्निंग नहीं होती। लर्निंग बेसिकली वो होती है जो आपको सच में चेंज कर देती है, तो वो होती है लर्निंग, ठीक है। तो आंसर रहेगा 4। ध्यान रखना, आपके व्यवहार के अंदर, आपके इंस्टिंक्ट के अंदर जो एकदम से एक्शन होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं तुरंत, तो वो नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर आंसर रहेगा 4। हाँ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जेपी गिल्फोर्ड के प्रदत्त बुद्धि के त्रिआयामीय प्रारूप का एक घटक नहीं है। इससे मुझे याद आया, तुम है ना, मेरी बहुत पुरानी वीडियो होगी, 2 साल पुरानी वीडियो होगी, यूट्यूब के ऊपर है, तुम लिखना बुद्धि का जेपी गिल्फोर्ड सिद्धांत बाय निशा मैम। जेपी गिल्फोर्ड के सिद्धांत को मैंने बहुत डीप में डिस्क्राइब कर रखा है। जेपी गिल्फोर्ड जिसने बुद्धि का 3 डायमेंशनल थ्योरी दिया था, जिसके अंदर उसने इंडेक्स, प्रोसेस एंड कंटेंट, 3 चीजों की बात की थी। फिर 5 + 4 + 6 120 एलिमेंट्स की बात की थी। तो हर किसी को डीप में कि पहले एलिमेंट में क्या था, दूसरे एलिमेंट में क्या था, तीसरे एलिमेंट में क्या था, ठीक है। वो शॉर्ट वीडियो देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो बुद्धि आई थिंक मैंने पूरा यूट्यूब पर करवा रखा 2 पार्ट में, तो वीडियो जरूर देख लेना। तो ये इसके अंदर यही पूछ रहा है कि कंटेंट जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या नहीं होता। तो कंटेंट में फिगर होती है, सिंबल होती है, बिहेवियर होता है, लेकिन सिस्टम्स नहीं होता, ठीक है। सिस्टम जो है इसका कंटेंट में नहीं होता। इसका जैसे इंडेक्स होता है, कंटेंट होता है, प्रोसेस होता है, तो एक में 5 स्टेप होते हैं, फिर 4 स्टेप होते हैं, फिर 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो बुद्धि वाली पूरी क्लास देख लेना, इस स्टेपों से क्वेश्चन कई बार डाले हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं मैंने, यूट्यूब पर भी है क्लास। 2023 में मैंने एज ए डेमो पढ़ाया था बुद्धि, इस साल तो डेमो ही नहीं दिया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही क्रम है? ठीक है, मेमोरी, किसी भी इंसान में मेमोरी कैसे आती है, ठीक है, किसी भी इंसान में स्मृति कैसे आती है, किसी भी इंसान में मेमोरी कैसे आती है। तो देखो, मेमोरी क्या मतलब होता है? मेमोरी होता है कुछ याद आना। अब आपको यूं ही बैठे बैठे कुछ याद आ गया,
तो वो मेमोरी नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है भाई मेमोरी ढंग से होता है। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारी सारी चीजें इस दिमाग में सेव होती है, जो पीछे वाला दिमाग नहीं होता, ये जो पीछे दिमाग, तुमने कुछ लर्न कर रखा होगा, तुम्हारे पीछे दिमाग में क्या हो जाएगा भाई, सेव हो जाएगा। फिर कोई टीचर पूछेगा अरे बताइयो ये कैसे था, फिर तुम क्या करते हो, खोपड़ी पे थप्पड़ लगाते हो, ओहो ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाते हो। मतलब तुमने जो लर्न कर रखा होता है, तुमने जो धारण कर रखा होता है, फिर तुम उसको रिकॉल करते हो, तुम याद करते हो। फिर तुम याद करते हो तो क्या होता है, उस खोपड़ी पे थप्पड़ मारते हो, तुम्हारे इस अचेतन मन से चेतन मन में आ जाती है चीज। तो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में किसी भी प्रोसेस का आना, डेट इज कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, सिंपल याद आना मेमोरी नहीं है साइकोलॉजी में। अचेतन मन से चेतन मन में किसी भी चीज का आना मेमोरी कहलाता है। ठीक है, तो ये कैसे चलता है भाई, तो सबसे पहले देखो आपने कोई चीज सीखी होगी तभी तो आप उसको याद करोगे। आपको उस चीज का पता ही नहीं तो याद कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो अधिगम होना जरूरी है। लर्निंग तीनों में लर्निंग है, इसको काट दो। अब आपने कुछ सीख लिया, कुछ चीज सीख लिया, तो याद कब करोगे, जब आपने उसको सीख के अपने दिमाग में सेव कर लिया हो। फिर तुम भूल भाल गए होगे, फिर 2 दिन थप्पड़ मारे खोपड़ी पे, उसको याद करोगे। तो कहने का मतलब सीखने के बाद उसको याद करोगे ना, मोटी बुद्धि में से बाहर निकालोगे। तो सीखने के बाद उसको ग्रहण करोगे, रिटेन करोगे, धारण करोगे। ग्रहण करके जब कोई पूछेगा तो उसको रिकॉल करोगे। ठीक है, रिकॉल कर लिया, रिकॉल करके तुम कहोगे हाँ मैडम ये वही क्वेश्चन था जो आपने बताया था। फिर तुम्हें वो क्वेश्चन रिकॉग्नाइज हो जाएगा, वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, मतलब उसकी आपको पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ये क्या होगा भाई, मेमोरी का एक सीक्वेंस होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मेमोरी का क्या होगा भाई, एक सीक्वेंस होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सांस तो ले ले, हम लास्ट 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। देख तो लू कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। हाय रोज की तरह है ना जितने देख रहे हैं उसमें आधे निकम्मे तो वीडियो को पसंद ही नहीं करते हैं ना। मैं ऐसे ही देखती हूँ कि हाँ भाई एस्टेट की सीरीज कैसी चल रही है, बच्चे कितना लाइक कर रहे हैं। जो देख रहे हैं ना, फिर जाके देखती हूँ अंगूठे आधों ने लगाए होते हैं। अरे तुम्हारे अंगूठे घिस जाएगा कुछ, सारे दिन तुम टिक टिक करके फोन पे लगाते रहते हो। वीडियो लाइक किया करो, फिर वीडियो सर्च में आएगी। पता है मैं ऐसे क्यों बोलती, मैं पहले नहीं बोलती थी, लेकिन है ना मैंने यूट्यूब पे सुना है कि जिस वीडियो के लाइक होते हैं, जिस वीडियो पे कमेंट होते हैं, तो वीडियो सर्च में आती है। जैसे कोई लिखेगा एस्टेट प्रीवियस ईयर, तो यदि वीडियो पे लाइक होगा और कमेंट होगा तो वो सर्च में आएगी। और आपको पता है हम सर्च में आएंगे तो हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रस्तावित किसने किया है। तो मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि किसने दी है भाई, ऑसबॉर्न ने दी है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि किसने दी है भाई, ऑसबॉर्न ने दी है, आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑसबॉर्न ने दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनाएं ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। मतलब आपके अंदर कुछ फीलिंग्स दबी हुई हैं, आप असमायोजित हैं, समझ रहे हो ना, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर ऑफ सीडीपी। आप असमायोजित हैं, आप असमायोजित हैं, उस दबी हुई भावनाओं को कैसे कैसे बाहर निकालते हो भाई। एक तो आप करके सब्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सेज, मतलब अपनी बात दूसरों पे थोपते हो, ये करते हो वो करते हो, बाहर निकाल देते हो। ठीक है ना। हाँ, विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिप्लेसमेंट, एक मिनट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, अपनी बात को दूसरों पर जब आप डिस्प्लेस करते हो तो यहां पर भी आप अपना असमायोजन को दूर कर लेते हो। प्रतिगमन, रिग्रेशन विधि से भी असमायोजन को दूर कर लेते हो। लेकिन कभी भी तुम्हें अपने ऊपर करुणा आई है, अपने ऊपर दया, आत्म करुणा करके समायोजित हुए हो, हाय मैं बहुत बुरी हूँ यार, मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। तो मतलब ऐसे कभी हम असमायोजित होते हैं, हम समायोजित नहीं होते, हम उल्टा असमायोजित हो जाते हैं, यार मैं तो कुछ ज्यादा ही बुरी हूँ। तो ध्यान रखना, भावात्मक ऊर्जा को निकालने का ये सही तरीका नहीं है। अपने ऊपर ही दुखी मत होना कभी भी। साइकोलॉजी भी कहती है अपने ऊपर दुखी होगे तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी भाई, तुम्हारी और घुट घुट के अंदर अंदर घुट जाएगी कि हाय मैं तो बेकार हूं, मैं निकम्मा हूं, मेरे से कुछ नहीं होता। तो भगवान भी कहेगा यार ये सारे दिन बोलता है मैं निकम्मा हूं, दुखी आत्मा हूं, कुछ नहीं होता। भगवान तुम्हें महादुखी आत्मा बना देगा। ध्यान रखना, तुम खुद ही खुश नहीं रहोगे तो दूसरे को कैसे खुश रखोगे। तो इसीलिए हमेशा अपने लिए बेस्ट सोचे, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचे। गॉड सोचेगा यार ये बंदा तो बहुत सही है, इसकी तो वाइब्स बहुत तगड़ी है, तो भगवान भी तुम्हें क्या कहेगा, हाँ दे यार, इसका मन है पॉजिटिव चीजों के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव ऊर्जा, कभी भी अपने ऊपर रिग्रेट, अपने ऊपर आत्म करुणा मत करना, अपने आप को ज्यादा दीनहीन दिखाने की जरूरत नहीं है, पढ़ा करो बस। ठीक है,
निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख समृद्धि के अनुसार चलता है? मन की 3 अवस्थाएं, मतलब सिगमंड फ्रायड, भाई सिगमंड फ्रायड जरूर पढ़ जाना, पहले ही बोल रही हूं क्वेश्चन जरूर आता है सिगमंड फ्रायड से, ठीक है। हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि भाई मन का कौन सा सिद्धांत है, तो आपको पता है इसने 3 बातें बोली हैं, इदम, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इसने बोला है इदम, ईगो और सुपर ईगो। इदम पर्सनैलिटी कौन सी होती है भाई? इदम व्यक्तित्व होता है मन का, वो व्यक्तित्व जो कि तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहता है, जिसको मतलब नहीं है बाद में क्या होगा, मेरे को लड़की छेड़नी है, बाद में चाहे मैं जेल में जाऊं मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी है भाई? इदम पर्सनैलिटी है, जो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहता है, जिसको ये है कि भाई मुझे तो बस सुख प्राप्त हो जाए 2 मिनट में, बाद में मेरे कितने ही घिसड़े पड़े मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस एक बार मैं खुश हो जाऊं जरूर, ठीक है, बाद में चाहे मारे घर वाले उसके दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सुख प्रवृत्ति वाला, सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला, किसी की चिंता ना करने वाला इदम पर्सनैलिटी, बट ये अच्छी वाली नहीं होती, ये नेगेटिव वाला इदम है, मतलब इसमें यौन ऊर्जा की अधिकता ज्यादा रहती है। जो रेपिस्ट टाइप के पर्सन्स होते हैं ये एकदम पर्सनैलिटी के भरपूर होते हैं, ठीक है। अहम पर्सनैलिटी वो होती है जो कि एडजस्टेबल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, पहले इसको पढ़ लो। परा अहम को, परा अहम होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो शक्ल से लग रहा है सुपर वाला ईगो, लेकिन ये अच्छा होता है। सुपर ईगो कैसा होता है भाई? जो कि महान टाइप के बंदे होते हैं, आपने देखा ना कुछ लोग बहुत महान होते हैं, यार ठीक ठाक बनो, मतलब ओवर महान भी नहीं बनना, महानता का देवी या देवा नहीं बनना, ना ही बेकार बनना है, ठीक है, मॉडरेट रहो जिंदगी में, जैसे हैं वैसे रहो ना। तो ये महानी टाइप के बंदे कैसे होते हैं भाई? ऐसा मतलब जान नौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए सल्फास की गोली खा जाऊंगा ये जो बंदे होते हैं ये कैसे होते हैं? मैं सोचूं ऐसे से लोग दुनिया में कैसे हो जाते हैं। मेरे ना कॉलेज में तो मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे भाई? मनोविश्लेषण शब्द जहां भी आए तो आपको याद रखना है सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है, ठीक है। वो किससे रिलेटेड है भाई? सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर 3, ठीक है, आंसर रहेगा भाई यहाँ पर 3, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मनोविश्लेषण इससे रिलेटेड है। वॉटसन व्यवहारवादी हैं, व्यवहार से रिलेटेड है वॉटसन। विलियम वुंट प्रयोगात्मक साइकोलॉजी के पिता हैं, ठीक है। कैटल आपका पर्सनैलिटी से संबंधित पर्सन है। क्लियर भाई? तो ये था सारा। आज की क्लास तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी यार, सीडीपी है ही बहुत इंटरेस्टिंग, क्या करें, कंटेंट की क्लासेस में तो बहुत मजे आते हैं ना। एक क्वेश्चन कोई लगा भाई क्वेश्चन मुश्किल है? कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत? 25 क्वेश्चन क्या था यार, अब दोबारा मत पूछो, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या था? एक बच्चा कह रहा है बहुत शॉर्ट में बताया, अरे टाइम नहीं बर्बाद करना होता बच्चों का ज़्यादा, ठीक है। अब पता नहीं भाई मुझे 25 क्वेश्चन क्या था, मैंने तो बंद कर दिया। क्या था 25 क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन तो ये था जेपी गिलफर्ड का जो कंटेंट है उसमें क्या नहीं आता, तो उसके अंदर आपका जो है सिस्टम नहीं आता, फिगरल सिंबॉलिक बिहेवियर आता है, तो उसी के लिए तो मैंने बोला था बुद्धि वाली क्लास देख लेना, डिटेलिंग, ठीक है भाई। AWS की कौन सी मैराथन, किस सब्जेक्ट की मैराथन की बात कर रहे हो? यदि टीचिंग एप्टीट्यूड की कर रहे हो तो एस्टेट के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि AWS का सिलेबस बिल्कुल अलग है, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और एस्टेट में साइकोलॉजी सीडीपी आती है, ठीक है, तो बिल्कुल अलग है। KVS हुआ, EMRS हुआ, NVS हुआ, DSSB हुआ, इनके अंदर साइकोलॉजी नहीं आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं आता, इनके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जो अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, तो उसकी मैराथन एस्टेट के साथ पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हाँ RBD वाला भी करेंगे इस वीक, जितना भी प्रीवियस ईयर का काम है, आज मंगलवार ही तो है, बुधवार वीरवार शुक्रवार तक जितना भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड काम है मैं खत्म कर दूंगी, और आपकी प्लेलिस्ट में 18, 19, 20 के प्रीवियस ईयर पहले ही डाल दूंगी, वो मैंने पिछले साल करवा दिए थे। 21, 22, 23 के मैंने अब डिटेल में करवा दिए हैं सारे पेपर, सारे प्रीवियस ईयर तुम्हारे हो जाएंगे। रीजनिंग के प्रीति मैम ऑलरेडी करवा के जा चुकी है, प्रीवियस ईयर के अंदर देख लेना, मैडम 2019 से लेकर और 23 तक के सारे प्रीवियस ईयर करवा के जा चुकी हैं, जब मैडम पढ़ाने आती थी उस टाइम। और मैथ्स के रवि सर अब करवा ही रहे हैं, हरियाणा जी के हिंदी इंग्लिश सीडीपी मैंने करवा दी, पूरे 90 नंबर के सारे प्रीवियस करवा दिए 18 से लेकर 23 तक।
18 से पहले वाले प्रीवियस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इतने आसान क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें मजा ही नहीं आएगा ऐसे, मतलब कुछ पढ़ने पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। तो उनको करवा के हम टाइम नहीं खराब करेंगे, उनकी बजाय हम उन क्वेश्चंस पर काम करेंगे जो कि अजीब से टॉपिक हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, जो पहले सीटेट में आते रहे हैं। तो उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं एक बार लगातार 2-3 दिन, ठीक है। वो तो मिक्स मैच 2-3 क्लास में ही हो जाएंगे, जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, सोशलाइजेशन है, जेंडर बाइसेस है। इन ये क्वेश्चन आपको पता है स्टेट 2023 में ही जुड़े हैं, इससे पहले स्टेट नहीं पूछता था, ठीक है, और 23 में पूछे भी गए हैं। तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे 2-3 दिन लगातार। और हिंदी इंग्लिश पैडागोजी को थोड़ी ना भूल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है स्टेट, तो आगे उन पर काम करेंगे, ठीक है भाई। मैंने सारी स्ट्रेटेजी रोज सुनते हो तुम मेरे से। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। पैडागोजी इस वीक शायद फ्राइडे सैटरडे पैडागोजी का ही नंबर आएगा, ये पेपर खत्म होते ही। अभी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? आज कितनी तारीख है? 19 है ना, ठीक है। अभी तो 7 दिसंबर है यार, बहुत टाइम है, अभी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी।